अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में मरीजों को मिलेगी ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श सुविधा। वेबसाइट के जरिए सरकारी और निजी चिकित्सक देंगे निःशुल्क परामर्श। इसके अलावा उन्हें अस्पताल लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस और लैब आदि की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार ये वेबसाइट एक वर्चुअल अस्पताल की तरह काम करेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस संबंध में मुख्य सचिव को 1 सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोटा में छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से की बात। श्री गहलोत ने कहा कि बच्चों के लिए कोटा में ही सभी व्यवस्था की जा रही है, चिंता की कोई बात नहीं। श्री बघेल ने अभिभावकों से कहा है कि यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो अपने जिला कलेक्टर को अवगत कराएं। राजस्थान सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर 0744232542 जारी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट के जरिए बताया कि वित्त विभाग के शासकीय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 28 करोड़ रुपए का सहयोग किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आभार जताया है। और अब छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 के प्रसार को रोकने सभी जिलों में सर्दी जुकाम संबंधी, श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी के सभी मरीजों का चिकित्सकीय परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। आज मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि 24,38,000 हितग्राहियों को घर जा जाकर रेडी टू ईट फूड का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 3,34,000 हितग्राहियों को सूखा राशन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के दौरान उठाए गए विभागीय कदमों के बारे में प्रेस वार्ता में दी जानकारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रदेश में मनरेगा कार्यों का संचालन लगातार जारी है। जांजगीर चांपा जिले में मनरेगा के 46,000 से अधिक ग्रामीणों को रोजगार मिला हुआ है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों को 3 करोड़ 23 लाख की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है। मजदूरों द्वारा कार्यस्थल पर शारीरिक दूरी और स्वच्छता संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों को खरीदने के निर्णय से संग्राहकों को मिल रहा है फायदा। राजनांदगांव के मोहला और मानपुर विकास खंड के वनोपज संग्राहकों का कहना है कि इस बार उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। लॉकडाउन के इस दौर में जहां लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों पर विराम लग गया है, वहीं कोंडागांव की महिलाएं आर्थिक उन्नति के नए सोपान चढ़ रही हैं। 400 लघु वनोपज समितियों के द्वारा खरीदी की जा रही है और अब तक 4 करोड़ 36 लाख रुपए का नकद भुगतान भी संग्राहकों को किया जा चुका है। दुर्ग जिले के ग्राम केसरा में नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना के तहत 14 एकड़ में जो बाड़ी लगाई गई थी, वो इस लॉकडाउन के समय वरदान साबित हुई। इसे ग्रामीण अपने लिए भी उपयोग कर रहे हैं और सब्जियों के विक्रय से मुनाफा भी कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का यही प्रयास है कि महात्मा गांधी जी के आत्मनिर्भर गाँव की जो परिकल्पना थी, उसे साकार किया जाए। नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना के ऐसे उदाहरणों से ये विश्वास और भी मजबूत होता है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार आज 18 अप्रैल को कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 36 केस पाए गए, जिसमें से 25 ठीक हो चुके हैं और 11 का इलाज चल रहा है। करेगा
देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पुलिस वालों ने लोगों से हाथ जोड़कर कहा, आप खुद समाज के दुश्मन मत बनिए, घर में सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए। छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी 75,000 रैपिड टेस्टिंग किट। दक्षिण कोरियाई कंपनी से हुआ सौदा। बिलासपुर कांग्रेसी परिवार ने प्रधानमंत्री सहायता कोष में दिया 1 लाख का चेक और नेक कार्य करने की कलेक्टर संजय अलंग ने की प्रशंसा। रायपुर स्वास्थ्य विभाग टीम ने कोविड-19 अस्पतालों का किया निरीक्षण। दुर्ग के हॉस्पिटल को और सशक्त बनाने के दिए निर्देश। रायपुर चिकित्सा अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का सराहनीय कदम। चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान देने का आदेश जारी। अंग्रेजी शराब तस्करी करने वाले कांग्रेसी नेता गिरफ्तार, वहीं साथ देने वाले 3 आरक्षक सस्पेंड। तखतपुर के लिए राहत की खबर, कोरोना जांच में गए 7 सैंपल निकले नेगेटिव। मसूरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कोहरौदा के युवाओं ने चंदा इकट्ठा करके पीएम केयर फंड में 4070 रुपए का दिया दान। कांकेर में लगा गुटखा तंबाकू पर प्रतिबंध, न मिलेगा न खा सकेंगे और न ही थूक पाएंगे, कलेक्टर ने किया आदेश जारी। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली हुआ ढेर। 20 अप्रैल से बहुत कुछ होगा सामान्य। छत्तीसगढ़ में फैक्ट्रियां, वाणिज्य संस्थाएं खुलेंगी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर भी मिलेंगे, बॉर्डर क्रॉस कर सकेंगे माल वाहन। एम्स में 4 की रिपोर्ट नेगेटिव, अस्पताल से मिली छुट्टी, कटघोरा बना छावनी, 350 जवान हुए तैनात। जम्मू में फंसे 350 छत्तीसगढ़ के मजदूरों ने लगाई गुहार, कहा हमें घर वापस लाने की व्यवस्था करें, यहां जीना है मुश्किल। राजनांदगांव में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में लगाई आग, भाग रहे ठेकेदार पर चलाई गोली, बाल बाल बचा युवक। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने टेंट में अपना कार्यालय बना लिया। पिछले 23 दिनों से वहीं बैठकर सभी सरकारी काम कर रहे हैं। और अब एक खास बात, आरजे रमझाजर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना मास्क एवं बेवजह घूमने वालों के ऊपर सरकंडा पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत विभिन्न कार्रवाइयां की है। साथ ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों को एक्सरसाइज करवाकर समझाइश दिया। देखिए यह रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के थाना सरकंडा पुलिस के द्वारा विश्व रूपी संक्रमण कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेवजह आने जाने वाले लोगों के ऊपर ट्रैफिक के माध्यम से बसंत विहार चौक अनावश्यक आने जाने वाले, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट व 2 सवारी गाड़ी चलाने वाले 40 लोगों पर
एमवी एक्ट के विभिन्न धाराओं पर चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही लॉकडाउन तक अनावश्यक घूमने वाले लोगों पर ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले सभी लोगों को जोरदार एक्सरसाइज करवाया गया और यह भी समझाया गया कि आज के बाद अगर दोबारा मॉर्निंग वॉक पर देखा गया तो डायरेक्ट कार्रवाई किया जाएगा। सरकंडा थाना प्रभारी सनी प्रात्रे ने लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए घर पर ही रहें, अनावश्यक ना घूमें, अपने साथ अपने परिवार को सुरक्षित रखें, पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करते रहें। बिलासपुर से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेवजह और बिना मास्क पहने घर से निकलने वाले 50 लोगों को पड़ा महंगा। महामारी के प्रसार में भागीदार बनने वाले 50 लोगों पर कार्रवाई कर लगाया गया 25,000 का जुर्माना। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अथवा फेस कवर लगाने को अनिवार्य किया गया है। बावजूद इसके कुछ लोग लापरवाही करते हुए एक प्रकार से कोरोना महामारी को बुलावा भेज रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध जिला प्रशासन के निर्देश पर दंडात्मक कार्रवाई में आज से तेजी आई है। राजस्व, पुलिस एवं नगरीय निकाय की संयुक्त टीम ने आज शहरी क्षेत्रों में 50 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के अर्थदंड वसूले हैं। प्रत्येक व्यक्ति से 500 रुपए की चालानी कार्रवाई कर वसूला गया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने एक अनिवार्य आदेश जारी कर घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे ढका होना जरूरी बताया गया है ताकि उनके खांसी अथवा छींक दूसरे व्यक्ति पर ना पड़े। शुरू के 2 दिनों में चालानी कार्रवाई नहीं करके केवल समझाइश दी जा रही थी, लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ लोग आदेश की अवहेलना करते हुए बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। संयुक्त कलेक्टर एवं नगरीय निकायों के प्रभारी श्री अरविंद पांडे ने बताया कि यदि किसी के पास मास्क की व्यवस्था नहीं है तो वे रुमाल अथवा गमछे से चेहरा ढक सकते हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए किराना दुकानों में भी रुमाल एवं गमछा रखने की छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि तालाबंदी अवधि तक प्रतिदिन मास्क नहीं पहनने वालों पर सघन जांच जारी रहेगी। श्री पांडे ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव खांसी अथवा छींक से होता है। एक दफा की खांसी में हजारों की संख्या में वायरस बाहर निकलते हैं जो कि सैकड़ों व्यक्ति को चपेट में लेने के लिए पर्याप्त होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बलौदा बाजार में 50 लोगों की कार्रवाई के बाद बाकी लोग मास्क पहनकर जरूरी काम से निकलते हैं कि ऐसे ही चालानी प्रक्रिया चालू रहेगी। बलौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदा बाजार में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए अवैध मुरुम उत्खनन के विरुद्ध भटगांव थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। खनन में लगे जेसीबी और 3 ट्रैक्टर को किया गया है जब्त। देखिए यह रिपोर्ट। बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आने वाले बिलाईगढ़ तहसील के ग्राम सलोनी कला में सरकारी भूमि पर अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध भटगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। खननकर्ताओं के 1 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर मौके से जब्त किया गया है। एसडीएम के.एल. सोरी ने बताया कि बिलाईगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम सलोनी कला के ग्राम प्रमुखों के द्वारा 16 अप्रैल को रात लगभग 10:30 बजे मुरुम के अवैध उत्खनन की सूचना दी गई। इस पर रात्रि में राजस्व एवं पुलिस अमला के द्वारा मौका पर पहुंचकर जांच की कार्रवाई की गई। जांच के दौरान मौके पर 1 जेसीबी और 3 नग ट्रैक्टर ट्राली को उत्खनन कार्य में संलग्न पाया गया। वर्तमान में जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू है, जिसके तहत लॉकडाउन प्रभावशील है। ऐसी स्थिति में अवैध रूप से मुरुम का उत्खनन किया जाना अपराध की श्रेणी में पाया गया है। मौके पर जेसीबी एवं 3 ट्रैक्टर ट्राली लावारिस स्थिति में जब्त
बारात कर थाना भटगांव लाकर खड़ा कर दिया गया है। उक्त वाहन स्वामियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 83/2020 धारा 188/34 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आरजे रमझाझर का आम नागरिकों से अपील है कि लॉकडाउन की स्थिति में कोई ऐसे कृत्य न करें और वैधानिक कार्य न करें जिससे वैधानिक कार्य आपके ऊपर हो। बिलईगढ़ बलौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर्स की बैठक ली। इस बैठक में मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल भी शामिल थे। बैठक में उपस्थित सभी जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों और जिलों के अन्य अधिकारियों को लॉकडाउन की अवधि में नियमों के पालन और कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबंधित दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। लॉकडाउन की अवधि में लोगों को फल सब्जी घर बैठे आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में फल सब्जी ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट CG हाट का लोकार्पण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। फल सब्जी वेंडर जो इस पोर्टल के माध्यम से सेवा देना चाहते हैं वे इस पर ऑनलाइन अपना पंजीयन करा सकते हैं। लोगों को अब घर बैठे ही मिलेंगे ताजे फल और सब्जियां। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग लोगों के लिए होगा सुविधाजनक। 150 रुपए या इससे अधिक की खरीदी पर नहीं लगेगा डिलीवरी शुल्क। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के लिए घर बैठे पढ़ाई हेतु प्रारंभ किए गए ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल पढ़ाई तुम्हारे द्वार को उनके यहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए किया ऑफर। श्री बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि सभी हिंदी भाषी राज्य के शिक्षक और विद्यार्थी यदि एक ही पोर्टल साझा करेंगे तो ज्ञान का भंडार बढ़ेगा जिसका सबको लाभ होगा। पोर्टल CGSchool.in सभी के लिए निःशुल्क है और इस पर अब तक 6.5 लाख बच्चों और 1,26,000 शिक्षकों ने अपना पंजीयन कराया है और एक ही सप्ताह में 65 लाख पेज व्यू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लॉकडाउन में फंसे राज्य और राज्य के बाहर के 1,62,000 श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर राहत पहुंचाई गई है। श्रमिकों को उनके नियोजकों से 24,77,000 रुपए की एडवांस सैलरी भी दिलाई गई है। श्रम विभाग द्वारा नियोजकों और प्रबंधकों द्वारा मजदूरों को 1,20 लाख रुपए की सहायता दिलवाई गई है। राज्य स्वास्थ्य बीमा सेवाओं द्वारा संचालित क्लिनिकों में 20,583 श्रमिकों का निःशुल्क इलाज कराया गया। तात्कालिक व्यवस्था के लिए 6,584 श्रमिकों के खातों में डाले गए 19.72 लाख रुपए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिलासपुर जिले के 4 विकास खंड और 7 नगरीय निकायों के 3,75,423 BPL हितग्राहियों को अप्रैल और मई माह के चावल और नमक का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा आवश्यक चावल और नमक की मात्रा का भंडारण कर लिया गया है। कोरोना संक्रमण काल में 2 माह का चावल और नमक वितरण गरीब परिवार के लिए राहत लेकर आया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि स्वास्थ्य विभाग को जारी की है। ये राशि राज्य आपदा मोचन निधि SDRF से कोरोना बचाव कार्यों के लिए जारी की गई है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक संक्रमण के कुल 33 केस पाए गए हैं, जिसमें से 10 का उपचार चल रहा है और 23 ठीक हो चुके हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर में गुड़ाखू बांट रही महिला सहित 7 अन्य महिला गिरफ्तार। धारा 144 का उल्लंघन कर खुलेआम भीड़ लगाकर बांट रही थी गुड़ाखू। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को गुड़ाखू बांट रही महिला सहित भीड़ इकट्ठी करने वाले 8 महिलाओं के खिलाफ तोरवा पुलिस ने FIR दर्ज किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में धारा 144 लागू है तथा लॉकडाउन के कारण लोगों को घरों से निकलने पर प्रतिबंध है। तोरवा पुलिस थाने में आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच शिकायत
शिकायत पहुंची कि हेमूनगर ओवरब्रिज के नीचे एक महिला गुड़ाखू के डिब्बे बांट रही है, जिसके कारण वहां भीड़ लगी हुई है। पुलिस मौके पर गई और वहां से 7 महिलाओं को थाने लाया गया, जिनके पास से 14 डिब्बे गुड़ाखू के मिले। पूछताछ में पुलिस को बताया गया कि नयापारा सिरगिट्टी निवासी महिला श्रीमती बेबी खान ने उन्हें ये डिब्बे दिए हैं। पुलिस के आने के पहले वह महिला वहां से फरार हो गई। पुलिस ने महिला बेबी खान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। तोरवा पुलिस ने सभी 8 महिलाओं के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में आईपीसी की धारा 188 एवं धारा 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर है बलौदाबाजार क्षेत्र का, जहां एक पुलिस आरक्षक बिना नंबर के गाड़ी समेत काले रंग के बैग में 3 किलो जंगली जीव का कच्चा मांस लेकर भागते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी के चंगुल में जा फंसा। फिर देखिए उसके साथ हुआ क्या। बलौदाबाजार जिले के कसडोल वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मुखबिर की सूचना में वन परिक्षेत्र अधिकारी राकेश चौबे द्वारा अलग अलग 2 टीम गठित कर रवाना किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार हीरो पैशन को रोक कर तलाशी ली गई, जिसमें 3 किलो कच्चा मांस किसी जंगली जीव का पाया गया। और जो 3 किलो कच्चा मांस लेकर भाग रहा था वह खुद पुलिस वाला आरक्षक है, जिसका बैच नंबर 423 है। पुलिस की टीम द्वारा उसे तत्काल अभिरक्षा में लेकर जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। आरोपी आरक्षक के ऊपर अपराध वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 44(3) एवं 49 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी के पास बिना नंबर का मोटरसाइकिल हीरो पैशन और सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। प्रकरण की विवेचना को आगे बढ़ाते हुए सलीहा के पास वन क्षेत्र का सघन तलाशी जारी है। आरोपी चंद्र कुमार बघेल एक पुलिस आरक्षक है, जिसका बैच नंबर 483 है। गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि यह 3 किलो कच्चा मांस कौन से जीव का है और जो पुलिस आरक्षक खुद इस काले कारनामे करते हुए पाया गया है उसके ऊपर किस प्रकार से आगे कार्रवाई की जाती है। बलौदाबाजार से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में मरीजों को मिलेगी ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श सुविधा। वेबसाइट के जरिए सरकारी और निजी चिकित्सक देंगे निःशुल्क परामर्श। इसके अलावा उन्हें अस्पताल लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस और लैब आदि की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार ये वेबसाइट एक वर्चुअल अस्पताल की तरह काम करेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस संबंध में मुख्य सचिव को 1 सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोटा में छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से की बात। श्री गहलोत ने कहा कि बच्चों के लिए कोटा में ही सभी व्यवस्था की जा रही है, चिंता की कोई बात नहीं। श्री बघेल ने अभिभावकों से कहा है कि यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो अपने जिला कलेक्टर को अवगत कराएं। राजस्थान सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर 0744232542 जारी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट के जरिए बताया कि वित्त विभाग के शासकीय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 28 करोड़ रुपए का सहयोग किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आभार जताया है। और अब छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 के प्रसार को रोकने सभी जिलों में सर्दी जुकाम संबंधी, श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी के सभी
सभी मरीजों का चिकित्सकीय परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। आज मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि 24,38,000 हितग्राहियों को घर जा जाकर रेडी टू ईट फूड का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 3,34,000 हितग्राहियों को सूखा राशन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के दौरान उठाए गए विभागीय कदमों के बारे में प्रेस वार्ता में दी जानकारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रदेश में मनरेगा कार्यों का संचालन लगातार जारी है। जांजगीर चांपा जिले में मनरेगा के 46,000 से अधिक ग्रामीणों को रोजगार मिला हुआ है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों को 3 करोड़ 23 लाख की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है। मजदूरों द्वारा कार्यस्थल पर शारीरिक दूरी और स्वच्छता संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों को खरीदने के निर्णय से संग्राहकों को मिल रहा है फायदा। राजनांदगांव के मोहला और मानपुर विकास खंड के वनोपज संग्राहकों का कहना है कि इस बार उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। लॉकडाउन के इस दौर में जहां लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों पर विराम लग गया है, वहीं कोंडागांव की महिलाएं आर्थिक उन्नति के नए सोपान चढ़ रही हैं। 400 लघु वनोपज समितियों के द्वारा खरीदी की जा रही है और अब तक 4 करोड़ 36 लाख रुपए का नकद भुगतान भी संग्राहकों को किया जा चुका है। दुर्ग जिले के ग्राम केसरा में नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना के तहत 14 एकड़ में जो बाड़ी लगाई गई थी, वो इस लॉकडाउन के समय वरदान साबित हुई। इसे ग्रामीण अपने लिए भी उपयोग कर रहे हैं और सब्जियों के विक्रय से मुनाफा भी कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का यही प्रयास है कि महात्मा गांधी जी के आत्मनिर्भर गाँव की जो परिकल्पना थी, उसे साकार किया जाए। नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना के ऐसे उदाहरणों से ये विश्वास और भी मजबूत होता है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार आज 18 अप्रैल को कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 36 केस पाए गए, जिसमें से 25 ठीक हो चुके हैं और 11 का इलाज चल रहा है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन के दौरान ताजे फल, सब्जी, राशन व दूध की घर पहुंच सेवा हेतु वेब पोर्टल सीजी हॉट तैयार। ग्राहक पोर्टल में ऑनलाइन पंजीयन कर मंगा सकते हैं। सामग्री डिलीवरी के लिए वेंडर्स को भी करना होगा ऑनलाइन पंजीयन। डिप्टी कलेक्टर सुश्री सीमा पात्रे को बनाया गया रायगढ़ जिले के जिला एडमिन। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के लॉकडाउन के दौरान ताजे फल एवं सब्जी की घर पहुंच सेवा देने हेतु चिप्स द्वारा एक वेबसाइट सीजी हॉट तैयार किया गया है, जिसका URL cghot.in है, जिनका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा 16 अप्रैल को किया गया। पोर्टल में होम डिलीवरी के लिए फल और सब्जी के साथ दूध व किराना सामान आदि अन्य वस्तुएं भी जोड़ी गई हैं। उक्त पोर्टल का उपयोग करने के लिए ग्राहक अपना ऑनलाइन पंजीयन करके लॉग इन करेंगे और सीधे वेंडरों को पोर्टल पर ही ऑर्डर दे सकेंगे। ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए SMS नोटिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। सामान की डिलीवरी के लिए वेंडर्स को भी पोर्टल में ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। पंजीयन के पश्चात जिला एडमिन द्वारा उक्त वेंडर्स की क्षमता देखकर सही पाए जाने पर ही उसका अनुमोदन किया जाएगा। अनुमोदन के बाद ही जनता वेंडर्स को पोर्टल में देख सकेगी और उनको ऑर्डर कर सकेगी। पोर्टल के क्रियान्वयन के लिए एक जिला एडमिन और अलग अलग शहरों के लिए शहर एडमिन होगा। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के द्वारा पोर्टल के समुचित मॉनिटरिंग एवं सफल क्रियान्वयन हेतु डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ सुश्री सीमा पात्रे को जिला एडमिन नियुक्त किया गया है तथा उनके सहयोग हेतु NIC अधिकारी श्री ऋषि कुमार एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकीकरण रायगढ़ के ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री अनुपेंद्र प्रधान की ड्यूटी लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में मनरेगा के काम शुरू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहा बल। 1 अप्रैल से अब तक 1,14,13,588 रुपए का हो चुका है भुगतान। देखिए रिपोर्ट। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के चलते प्रभावशील लॉकडाउन के बीच सरकार लोगों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए हर संभव कदम उठा रही है। ग्रामीण जनों की आर्थिक मदद के लिए शासन द्वारा मनरेगा के कार्य प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में व्यक्ति मूलक और आजीविका संवर्धन के उन कार्यों को शामिल करने के लिए कहा गया है जिनमें कम से कम श्रमिकों की आवश्यकता हो, जिनमें निजी भूमि पर किए जा सकने वाले कार्य जैसे डबरी निर्माण, कुआं निर्माण, बकरी व गाय शेड, प्लांटेशन तथा बाड़ी निर्माण आदि शामिल हैं। इस दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। मनरेगा के तहत कार्य प्रारंभ किए जाने से लोगों ने भी बड़ी राहत महसूस की है। रायगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सकरबोगा के अंतराम नायक मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्रारंभ किए जाने से बहुत उत्साहित हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन में कहीं काम करने नहीं जा सकते थे, ऐसे में जल संग्रहण व सिंचाई के लिए कुआं निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है, जिसका निर्माण प्रारंभ से ही हमें दोहरा लाभ हुआ है। आर्थिक तंगी तो दूर हो ही रही है, कुआं निर्माण हो जाने से पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी, जिसका उपयोग सिंचाई के साथ घरेलू कार्य में कर पाएंगे। इस दौरान वो कोरोना से बचाव के सुरक्षात्मक उपायों का भली भांति पालन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे झाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे झाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। राज्य शासन ने भारत सरकार के निर्देशों के तहत लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियां संचालित करने दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए रिपोर्ट। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राज्य शासन को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले हॉटस्पॉट के भीतर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति अधिकृत किया गया है। इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देते हुए राज्य शासन के समस्त विभागों के विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किया गया है। निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी दिशा निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे झाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मनरेगा हॉटस्पॉट क्षेत्र को छोड़कर शेष इलाकों में शुरू होंगे सिंचाई विस्तार, जल संरक्षण और जल संचय के काम। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजा परिपत्र। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण की संभावना वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र को छोड़कर शेष इलाकों में मनरेगा के अंतर्गत सिंचाई, विस्तार, जल संरक्षण और जल संचय के काम प्राथमिकता से शुरू होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देशन पर विभागीय प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। उन्होंने जिला एवं मैदानी अमले को स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मनरेगा कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने कहा है। लॉकडाउन और कोविड-19 के नियंत्रण के उपायों के बीच ग्रामीणों की आजीविका की सुरक्षा के लिए मनरेगा कार्यों के क्रियान्वयन हेतु केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मुंह चेहरे को ढांक कर ही मनरेगा कार्यों का मैदानी क्रियान्वयन किया जा सकता है। लॉकडाउन अवधि में सिंचाई, विस्तार एवं जल संरक्षण
संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन प्रशासन द्वारा नए कोविड-19 हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चिन्हांकन किए जाने पर उन इलाकों में ये कार्य नहीं किए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी इन नवीन दिशा निर्देशों के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से पालन करने के निर्देश कलेक्टरों एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए हैं। प्रमुख सचिव ने परिपत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सिंचाई विस्तार, जल संरक्षण और जल संचय के कार्यों को प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यों में फीडर कैनाल, डिस्ट्रीब्यूशनल कैनाल, माइनर व सब माइनर कैनाल जैसे सिंचाई सुविधा बढ़ाने के निर्माण कार्य तथा विभिन्न प्रकार के व्यक्तिमूलक व सामुदायिक चेक डैम्स, सिंचाई कूप, गली प्लग, डबरी, मिनी पर्कुलेशन टैंक, रिचार्ज पिट एवं वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रैम्प जैसे जल संरक्षण के निर्माण कार्य शामिल हैं। परिपत्र में कहा गया है कि इन कार्यों के साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अनुसूची में वर्णित जल संरक्षण, जल संचय तथा सिंचाई सुविधा विकसित करने के अन्य कार्यों को शुरू किया जा सकता है। सिंचाई एवं जल संरक्षण कार्यों में केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन मनरेगा कार्यों के साथ उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में जितने केसेस कोरोना के नहीं आ रहे, उनसे कहीं ज्यादा भूखमरी और दिवालियापन का आ रहा है, जिसे देखते हुए भूपेश सरकार ने सबको 2 माह का राशन एक साथ देने का व्यवस्था किया था, मगर लापरवाह संचालक और अधिकारियों की निरंकुशता ने लोगों को भूखे मरने पर विवश कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम केवटाडीह टांगर में लोगों को 2 माह तक नहीं मिला राशन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने एडवांस में 2 माह का राशन वितरण करने के लिए सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में 2 माह का राशन भेजे थे, लेकिन उचित मूल्य संचालक की लापरवाही से अब तक नहीं बांटा गया है। राशन नहीं मिलने से लोगों को हो रही है बड़ी समस्याएं। ग्राम पंचायत केवटाडीह टांगर में कुल 359 कार्डधारी हैं, जिनमें से 350 बीपीएल और 19 एपीएल कार्ड हैं, जिनमें से आधे लोगों को चावल मिला है और आधे लोगों को अब तक नहीं मिला है। आपको बता दें कि यहाँ के स्कूल पाठक के द्वारा बच्चों को चावल की व्यवस्था अपने खर्चे से की गई है, लेकिन सवाल यह है कि बचा हुआ चावल जो लोगों के हक का था, वह चावल कब उन्हें दिया जाएगा। एक और लोगों को राशन की सख्त आवश्यकता है, फिर भी संचालक की लापरवाही सामने आ रही है। इस घोर लापरवाही में विभागीय अधिकारी भी बराबर की भागीदारी में हैं। ना तो अब तक संचालक पर कोई कार्रवाई हुई है और ना ही अधिकारियों ने अपना मुंह खोला है। नहीं मिला है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 7वीं। किस लिए आपको चावल मिलता है? कितने माह का चावल नहीं मिला है? 2 माह का। कौन से माह? फरवरी और मार्च। और गांव में कितने लोगों को नहीं मिला है? मार्च का 130 आदमी का नहीं मिला है, फरवरी का तो 2-4 आदमी को नहीं मिला है, बाकी सभी को मिल गया है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिले से रोजी रोटी के लिए अन्य राज्य जाने वाले 3,432 श्रमिकों के बैंक खातों में अब तक 4,55,000 से अधिक की राशि अंतरण किया जा चुका है। देखिए रिपोर्ट। नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में 3 मई तक की लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मुंगेली जिले के अन्य राज्यों में रोजी रोटी कमाने जाने वाले श्रमिकों एवं मजदूरों के लॉकडाउन के दौरान फंसे होने पर उन्हें राहत देने हेतु
जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य योजना बनाकर जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल का गठन, जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07755274274 है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देशन पर स्थापित कंट्रोल रूम में रात दिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटीरत जिला स्तरीय अधिकारियों के मोबाइल नंबरों पर मुंगेली जिला से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल एवं गुजरात राज्य में फंसे अनेकों मजदूरों द्वारा नियमित रूप से सहायता राशि की मांग की जा रही है। जिला श्रम पदाधिकारी मुंगेली द्वारा मजदूरों से प्राप्त विवरण का परीक्षण कर उन राज्यों के अधिकारियों से राहत सामग्री दिलवाने की व्यवस्था की जा रही है। संबंधित प्रदेशों से किसी कारणवश जिले के मजदूरों को तत्काल सहायता नहीं मिलती, तब ड्यूटीरत अधिकारी कर्मचारी द्वारा उनके व्हाट्सएप पर ग्रुप फोटो, मजदूरों के नाम, पता एवं बैंक अकाउंट का विवरण प्राप्त किया जा रहा है। तत्पश्चात जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा मजदूरों के उनके खाते में राशन, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों के सामान खरीदने हेतु ऑनलाइन राशि का अंतरण किया जा रहा है। इसी क्रम में डेडिकेटेड हेल्पलाइन योजना के तहत 3432 से अधिक मजदूरों के बैंक खातों में अब तक 4,55,800 रुपए की राहत राशि का अंतरण किया गया है। कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारी कर्मचारी मजदूरों के खातों में राशि अंतरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन मजदूरों से प्रतिदिन आत्मीय बातचीत कर उनके सुख दुख के साथ साथ उनके भोजन, राशन, दवाई आदि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें लॉकडाउन तक जहां हैं वहीं धैर्य के साथ रहने की समझाइश दी जा रही है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर। करेगा
भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में मरीजों को मिलेगी ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श सुविधा। वेबसाइट के जरिए सरकारी और निजी चिकित्सक देंगे निःशुल्क परामर्श। इसके अलावा उन्हें अस्पताल लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस और लैब आदि की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार ये वेबसाइट एक वर्चुअल अस्पताल की तरह काम करेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस संबंध में मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोटा में छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से की बात। श्री गहलोत ने कहा कि बच्चों के लिए कोटा में ही सभी व्यवस्था की जा रही है, चिंता की कोई बात नहीं। श्री बघेल ने अभिभावकों से कहा है कि यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो अपने जिला कलेक्टर को अवगत कराएं। राजस्थान सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर 07442325342 जारी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट के जरिए बताया कि वित्त विभाग के शासकीय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 28 करोड़ रुपए का सहयोग किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आभार जताया है। और अब छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 के प्रसार को रोकने सभी जिलों में सर्दी जुकाम संबंधी, श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी के सभी मरीजों का चिकित्सकीय परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। आज मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि 24,38,000 हितग्राहियों को घर जा जाकर रेडी टू ईट फूड का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 3,34,000 हितग्राहियों को सूखा राशन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के दौरान उठाए गए विभागीय कदमों के बारे में प्रेस वार्ता में दी जानकारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रदेश में मनरेगा कार्यों का संचालन लगातार जारी है। जांजगीर चांपा जिले में मनरेगा के 46,000 से अधिक ग्रामीणों को रोजगार मिला हुआ है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों को 3 करोड़ 23 लाख की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है। मजदूरों द्वारा कार्यस्थल पर शारीरिक दूरी और स्वच्छता संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों को खरीदने के निर्णय से संग्राहकों को मिल रहा है फायदा। राजनांदगांव के मोहला और मानपुर विकास खंड के वनोपज संग्राहकों का कहना है कि इस बार उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। लॉकडाउन के इस दौर में जहां लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों पर विराम लग गया है, वहीं कोंडागांव की महिलाएं आर्थिक उन्नति के नए सोपान चढ़ रही हैं। 400 लघु वनोपज समितियों के द्वारा खरीदी की जा रही है और अब तक 4 करोड़ 36 लाख रुपए का नकद भुगतान भी संग्राहकों को किया जा चुका है। दुर्ग जिले के ग्राम केसरा में नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना के तहत 14 एकड़ में जो बाड़ी लगाई गई थी, वो इस लॉकडाउन के समय वरदान साबित हुई। इसे ग्रामीण अपने लिए भी उपयोग कर रहे हैं और सब्जियों के विक्रय से मुनाफा भी कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का यही प्रयास है कि महात्मा गांधी जी के आत्मनिर्भर गाँव की जो परिकल्पना थी, उसे साकार किया जाए। नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना के ऐसे उदाहरणों से ये विश्वास और भी मजबूत होता है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार आज 18 अप्रैल को कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 36 केस पाए गए, जिसमें से 25 ठीक हो चुके हैं और 11 का इलाज चल रहा है। देखिए ये बहुत जरूरी वीडियो देखिए, कोरोना वायरस मरीज के फेफड़ों को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। इस वीडियो में देखिए किस तरह कोरोना वायरस इंसानी फेफड़ों पर वार करता है और कैसा दिखने लगता है कोरोना पीड़ित का फेफड़ा। अत्याधुनिक एडवांस 3D इमेजिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही डिटेल्ड इमेज को क्रिएट किया गया है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि फेफड़ा कितनी बुरी तरह प्रभावित हो जाता है कोरोना मरीजों का। यह वीडियो देखिए, इसमें एक व्यक्ति के फेफड़ों को दिखाया गया है जो कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ था। कोविड-19 वायरस से संक्रमित इस व्यक्ति के फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल के स्पेशलिस्ट सर्जन ने हाल ही में कोरोना वायरस के रोगी के फेफड़ों का एक 3D वर्चुअल इमेज वीडियो जारी किया। इस वीडियो की ये पिक्चर्स दिखाती हैं कि किस तरह से एक 59 साल के वयस्क पुरुष का फेफड़ा पूरी तरह से खराब हो चुका है और फेफड़ों का यह हाल कोरोना वायरस ने किया है। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से बीमार होने के बाद से इस कोरोना रोगी को सांस लेने में मदद करने के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी, लेकिन वेंटिलेटर की उच्चतम सेटिंग पर भी मरीज का फेफड़ा पर्याप्त ऑक्सीजन खींच पाने में असमर्थ था। वेंटिलेटर के साथ ही उसे एक और मशीन की भी जरूरत पड़ी जो खून को सर्कुलेट करे और फिर उसके ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाए। इस दूसरी मशीन का नाम है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड ऑक्सीजनेशन सिस्टम। यह सिस्टम आर्टिफिशियल लंग का काम करता है। इतनी सोफिस्टिकेटेड और हाई एंड मेडिकल सपोर्ट सिस्टम के बावजूद डॉक्टर्स पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि मरीज बचेगा या जाएगा। यहाँ तक कि इतनी बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज मिलने के बाद भी डॉक्टर इस मरीज के फेफड़ों की 360 VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी इमेज देखकर यह अनुमान लगा रहे हैं कि मरीज के फेफड़ों में अभी और संक्रमण फैलेगा।
सोच कर देखिए कितनी घातक बीमारी है कोविड-19, जो एक बार सीवियर स्टेज में अगर पहुंच जाए तो अत्याधुनिक सपोर्ट सिस्टम भी काम करने बंद कर देते हैं मरीज पर। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित इस मरीज के 360 वर्चुअल रियलिटी वीडियो पर जो ये पीले रंग से चिन्हित क्षेत्र आप देख रहे हैं, वो फेफड़ों के संक्रमित और सूजन वाले हिस्सों को दर्शाता है। जब फेफड़े एक वायरल संक्रमण का सामना करते हैं तो हमारे ऑर्गन उस वायरस को सील कर देते हैं। स्कैन से यह स्पष्ट है कि फेफड़े का डैमेज एक ही जगह पर नहीं हुआ है, बल्कि ये दोनों फेफड़ों में पूरी तरीके से फैल चुका है। और आप देख सकते हैं कि यह किस तरीके से तेजी से फैलता है। अगर एक स्वस्थ मरीज के फेफड़ों को स्कैन करेंगे तो उसमें कोई भी पीला चिन्ह दिखाई नहीं देगा। मरीज जिसका ये इमेजिंग किया गया है वर्चुअल रियलिटी वाला, वो गंभीर स्थिति में, जैसे कि वीआर वीडियो में स्पष्ट है। कोरोना रोगियों में रेस्पिरेटरी फेलियर डेवलप होता है। उस वजह से फेफड़ों को नुकसान तेजी से और व्यापक रूप से होता है। दुर्भाग्य से एक बार फेफड़ों के क्षतिग्रस्त होने पर फेफड़ों को ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि कोविड-19 के रोगियों में लगभग 2 से 4% ऐसे मरीज होते हैं जिनके फेफड़ों को हुए नुकसान को ठीक करना नामुमकिन होता है। कोरोना वायरस सीधे हमारी सांस लेने की प्रणाली पर वार करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये फेफड़ों की महीन लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन में चला जाता है और फिर फेफड़ों में चला जाता है। इस वर्चुअल रियलिटी वीडियो में आप जो ये पीला चिन्ह देख रहे हैं, ये इन्फेक्शन और सूजन को दर्शाता है। आप देख सकते हैं किस तरह कोरोना मरीज के फेफड़े सूज जाते हैं और हमारा शरीर इस इन्फेक्शन को नियंत्रण करने की कोशिश करने लगता है। सूजन की वजह से खून के जरिए फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकल नहीं पाती। इस वजह से रोगी को अधिक मात्रा में सांस लेनी पड़ती है, बार बार और तेजी से लेनी पड़ती है। मरीज लगभग हाफने लगता है ताकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को संतुलित कर सके। अमेरिका के इस मरीज को देखकर हम भारतीयों को सबक लेना चाहिए। हमें समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल आइसोलेशन ही एकमात्र तरीका है इस वायरस से लड़ने का। दुनिया भर की सरकारों ने ऐलान कर दिया है कि आज की तारीख में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो कोरोना को खत्म कर सके। इसलिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को कृपया गंभीरता से लें, अन्यथा भारत के मरीजों को अमेरिकी मरीजों जितनी ना तो सहूलियतें हासिल होने वाली है और ना ही एडवांस्ड सपोर्ट सिस्टम। और अगर सीवियर स्टेज में चला गया कोरोना का पेशेंट तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा भारत में। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पर करें, फेसबुक पर करें, ताकि लोग जान सकें कितना खतरनाक वार करता है कोरोना इंसानी फेफड़ों में। अब भी समय है, संभल जाइए। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में बिना मास्क लगाए निकले तो अब लोगों की खैर नहीं, वसूला जाएगा भारी मात्रा में जुर्माना, आदेश हुआ जारी। खाद्य सामग्री 21,000 से अधिक गबन करने के आरोप पर जांजगीर शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक के खिलाफ हुआ एफआईआर दर्ज। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं अब 4 मई तक स्थगित, कुलपति ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की अवधि हुई 3 मई तक, हितग्राहियों को मिलेगा सूखा राशन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। लोर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड, स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के कर्मचारियों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन उल्लंघन करने और जानकारी छुपाने पर पिछले 24 घंटे में 91 लोगों के खिलाफ हुआ एफआईआर दर्ज। कोरोना वायरस के कारण देश में अब तक 414 लोगों की हुई मौत, 1479 मरीज हुए ठीक।
रैपिड एंटीबायोटिक टेस्ट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट सहित कुल 6,50,000 किट चीन से भारत के लिए हुआ रवाना। क्वारंटाइन में रह रहे लोग कमरे में बना रहे शारीरिक संबंध, चला रहे सेक्सुअल अफेयर। बीजापुर में सहायक आरक्षक की हुई हत्या, नक्सलियों ने ली इस हत्या की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में हिरण तस्करी करते आरक्षक हुआ गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने की कार्रवाई। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने वाले 24 वर्षीय शख्स की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 72 घरों को किया गया क्वारंटाइन। लॉकडाउन के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को पुलिस ने सिखाया सबक, करवाया योगा और व्यायाम। कवर्धा में लॉकडाउन पर यमराज और कोरोना वायरस बनकर निकली पुलिस, लोगों से कहा इनसे डरो ना, अपने घरों में रहो ना। मुंगेली में पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष कर रहा था अंग्रेजी शराब की तस्करी, 3 गिरफ्तार, डीजीपी ने सिपाहियों को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सहायक आरक्षक और जगदलपुर के ग्रामीणों को नक्सलियों ने मार डाला, सुकमा में 5 नक्सली हुए गिरफ्तार। मुंगेली कलेक्टर ने दी अंतिम चेतावनी, जिला मुख्यालय से बाहर रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं। छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर, 2 दिन लगातार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद छत्तीसगढ़ एम्स में भर्ती कोविड-19 के 16 में से 6 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज, एम्स में जारी है 10 मरीजों का इलाज। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना के फैलाव को रोकने लगातार जनप्रतिनिधियों सहित शासन प्रशासन के निर्देशन पर संयुक्त पुलिस टीम व पैरामेट्रिक फोर्स नगर में दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकाल व लॉकडाउन का जायजा लेते हुए लोगों को जागरूक किया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए पूरे देश में लॉकडाउन अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। कटघोरा के पुरानी बस्ती में अब तक 24 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से प्रशासन अब ज्यादा एहतियात बरत रही है। उसी को लेकर कटघोरा नगर में आज पुलिस प्रशासन के कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देशन पर उप पुलिस अधीक्षक उदय किरण, सीएसपी रामगोपाल करियारे, एसडीओपी कटघोरा पंकज पटेल, कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा तथा संयुक्त पुलिस टीम व पैरामिलिट्री फोर्स ने कटघोरा थाना से पुरानी बस्ती होते हुए कारखाना एरिया व मोहन भाटा तक पैदल मार्च निकाल स्थिति का जायजा लिया। सीएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया, खुद डीजीपी महोदय पूरी नजर बनाए हुए हैं, रायपुर से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है कटघोरा की सीलिंग को लेकर, बैरिकेटिंग को लेकर, और यहाँ जिस तरह की कार्रवाइयाँ 188 के तहत हुई हैं उनको लेकर किस तरह के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं महोदय? आप देख रहे हैं कि जिला पुलिस कोरबा के द्वारा जब से लॉकडाउन यहाँ पर हुई है तब से लगातार मुस्तैदी के साथ हमारा पुलिस का फोर्स जवान लगातार यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सारे विभाग अपने कर्तव्यों का निर्वहन लगातार कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज यह जो गश्त था या पेट्रोलिंग थी, फ्लैग मार्च था, ये जो है ये संदेश देने का प्रयास है कि जिस प्रकार से सभी विभाग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उसी प्रकार आम नागरिकों का भी एक कर्तव्य होता है जो लॉकडाउन का पालन करें, 144 धारा लागू है उसका पालन करें और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए जो सरकार की मंशा है, जो शासन की मंशा है और प्रशासन की मंशा है, उसको पूर्ण करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
इसके लिए हम लोगों ने लगातार हर क्षेत्र में ये कटघोरा के सभी जो मुख्य मार्ग है उस पर हम लोगों ने प्रॉपर बैरिकेटिंग किया है। जो यहाँ पर हॉट स्पॉट जो एरिया है पुरानी बस्ती का, वहाँ पर हम लोगों ने लगभग 50 से अधिक CCTV कैमरा लगाया हुआ है। साथ ही ड्रोन कैमरा के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि कहीं पर भी 144 धारा का उल्लंघन या लॉकडाउन का उल्लंघन या शासन के निर्देशों का उल्लंघन होता है तो सख्ती से कार्रवाई की जा सके। उसी प्रकार से लगातार हमारा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 40 की संख्या में हमारा बाइक पेट्रोलिंग लगातार सायरन देते हुए अलग अलग गलियों में मोहल्लों में जाती है और वहाँ पर भी इसका सख्ती से पालन कराने का प्रयास जारी है। साथ ही हमारा 4 व्हीलर में भी यहाँ पर पेट्रोलिंग व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारे अनुरोध पर जितने भी मोहल्ले हैं, आपके वार्ड हैं, सभी जगह पे जो गलियाँ जाती हैं वहाँ पर स्वयं से स्वस्फूर्त रूप से वहाँ की आम जनता भी इस लॉकडाउन का समर्थन करते हुए बैरिकेटिंग अपनी ओर से भी किया हुआ है। साथ ही हम लोगों ने भी प्रॉपर बैरिकेटिंग किया हुआ है। कुल मिलाकर के पूरी शहर को हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से बैरिकेटिंग के माध्यम से, पेट्रोलिंग के माध्यम से, फ्लैग मार्च के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से पूरा आम जनता का सहयोग ले रहे हैं और आम जनता भी सहयोग कर रही है। अभी तक जिस प्रकार से सहयोग कर रही है, हमारा अपेक्षा है कि भविष्य में भी इस तरीके से सहयोग करते रहें ताकि जो कोरोना वायरस है इसका प्रभाव आम जनता में न पड़े और हम सब सुरक्षित रहें, आप सब सुरक्षित रहें। सर, एक आखिरी सवाल कि पूर्व में प्रशासन और पुलिस के सहयोग नहीं करने या भ्रामक जानकारी देने की वजह से कुछ लोगों पर FIR हुई थी, तो क्या अब भी इस तरह के? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे द्वारा जो भी इसका उल्लंघन कर रहे हैं उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। साथ ही अगर कोई फेक न्यूज इस पर प्रसारित करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमारा आम जनता से अपील किया गया था कि किसी भी प्रकार से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों में किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ न प्रसारित करें, क्योंकि पुलिस जो है इस पर भी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। न सिर्फ कटघोरा में अपितु पूरे राज्य भर में फेक न्यूज़ पर कार्रवाई लगातार जारी है। कि आज लगभग 350 की संख्या में पुलिस जवान व 30 जवान मोटरसाइकिल से कटघोरा के पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए जागरूक किया है तथा कोई बेवजह घूमते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक कटघोरा वासियों के लॉकडाउन में लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। शासन द्वारा 50 CCTV कैमरे तथा ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी की जा रही है। किया गया, पहले भी किया गया था, किस तरह के हालात है सर और पुलिस कैसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मजबूत किए हुए? आज कोरबा पुलिस अधीक्षक श्री मीणा सर के निर्देशानुसार एवं जिले के एडिशनल SP उदय किरण सर के नेतृत्व में एक भारी संख्या में पुलिस जवानों अधिकारियों के साथ, जिसमें तकरीबन 150 से अधिक पुलिस के जवान थे, जिसमें मैं स्वयं SDOP कटघोरा, CSP राम गोपाल करियारे और CSP दर्री भी मौजूद रहे। इसके अलावा अनेक संख्या में अलग अलग थानों के थाना प्रभारी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो थाना से प्रारंभ करके पूर्ण रूप से कटघोरा शहर के प्रत्येक मुख्य चौराहे एवं मुख्य मार्ग पर फ्लैग मार्च निकाला गया। चूँकि यहाँ पर पिछले 2 सप्ताह से और प्रथम पॉजिटिव केस आने से लेकर अभी तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित किया गया शासन द्वारा, तो जिसका यहाँ पर हमारे लगभग इसके अलावा जो है पूर्व से यहाँ पर 200 से अधिक जवान एवं अधिकारी ड्यूटी पर तैनात हैं, जो कि 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और प्रत्येक जवान काफ़ी मुस्तैदी से, अनुशासन के साथ, ईमानदारी से अपने ड्यूटी को निभा रहा है। तो फ्लैग मार्च के 150 जवानों के साथ कुल मिला के आज यहाँ पर 350 के लगभग यहाँ पर फोर्स की उपस्थिति रही। तो इसका मकसद यह था कि जो है जिस प्रकार लोग यहाँ पर लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, उसी प्रकार का पालन भविष्य में भी करते रहें। यदि कोई भी लॉकडाउन के नियमों को उल्लंघन करता है या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को उल्लंघन करता है या शासन के किसी भी आदेश की अवहेलना करता है तो उसके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक सहयोग करते रहें पुलिस प्रशासन को, उसी प्रकार आगे भी सहयोग करते रहें। यहाँ पर युद्ध स्तर पर प्रशासन एवं पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के यूथ कांग्रेस के महासचिव दिलीप ओगरे के नेतृत्व में गंडई थाना क्षेत्र के स्टाफ को सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स वितरण किया गया। राजनांदगांव गंडई के कांग्रेसियों द्वारा लगातार इस महामारी में जंग लड़ रहे डॉक्टर्स, नर्स, पत्रकार और पुलिस विभाग, नगर पंचायत के कर्मचारी, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग सभी को धन्यवाद दिया। गंडई स्थित पुलिस स्टेशन में हमारे पार्षद दिलीप ओगरे जी, विधानसभा के अध्यक्ष हमारे मोहसिन खान जी, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 के सदस्य
पाल जी और राजेश भैया, आज गंडई परिक्षेत्र के आसपास में सबसे बेहतर व्यवस्था हमारे पुलिस जवानों के द्वारा दी गई है। उनकी मदद के कारण गंडई पूरी तरीके से लॉकडाउन है और पालन हो रहा है। पुलिस विभाग की सख्ती के कारण आज बेहतर परिणाम गंडई के आसपास के क्षेत्र में देखा जा रहा है। अब इन जवानों के लिए हमारे पार्षद जी के द्वारा सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, मास्क का वितरण आज किया गया। 2 दिन पहले यहाँ पर हमारे यूथ कांग्रेस के द्वारा फॉगिंग मशीन के माध्यम से मच्छरों पर नियंत्रण के लिए फॉग मशीन का यूज किया गया। गंडई पूरी तरीका से कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। नगर पंचायत के द्वारा भोजन वितरण हमारे सभी पार्षद, गंडई के जनप्रतिनिधि, गंडई के समाज सेवी के द्वारा किया जा रहा है, किंतु नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा उन लोगों तक जो जरूरतमंद है वहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल हो रहा है। वो इस प्रकार का अच्छे से सर्वे नहीं करा रहे हैं। जो जरूरतमंद है, जो रिक्शा चलाने वाला है, जिस परिवार में 6 सदस्य हैं, अकेला काम करने वाला है, उसका तबीयत खराब है, वो 6 सदस्यों के परिवार का भोजन की व्यवस्था कराना हमारी जिम्मेदारी है, नगर पंचायत की जिम्मेदारी है। लेकिन नगर पंचायत ऐसे लोगों को चिन्हांकित नहीं कर पा रहा है। ये दुख का विषय है और ऐसे समय में हमको लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं ये सीएमओ साहब से भी मैं निवेदन करूंगा। और अभी जैसे कई प्रकार का मृत्यु हुआ, मृत्यु के समय में पार्षद जी ने मदद किया लोगों का, लेकिन नगर पंचायत के कर्मचारी दिखते नहीं। उनको पूरी तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा, तब हम जाके इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। और लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन कराने में अपना लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों को सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स भेंट कर सभी पुलिस जवानों का स्वागत किया गया। ममता पाल है, मेरा नाम ममता पाल है, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 1 से। यहाँ गंडई कांग्रेसियों के द्वारा कोरोना से लड़ रहे, जूझ रहे सभी हमारे पुलिस भाइयों को कांग्रेसी द्वारा सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लोव वितरण किया जा रहा है। इसी बात पर मैं गंडई कांग्रेसियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। गंडई कांग्रेसियों द्वारा यूथ कांग्रेस की पूरी टीम लगातार खैरागढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भाई मोहसिन खान के नेतृत्व में रणजीत सिंह चंदेल, विगेश भाई और सभी कांग्रेसियों के द्वारा जो कोरोना की इस महामारी से लड़ रहे हैं, हमारे भाइयों को बचाने का काम कर रहे हैं, उन सिपाहियों को सैनिटाइज़र, मास्क और हैंड ग्लोव्स वितरण किया गया है। जो बधाई के पात्र हैं सभी को मैं बधाई देता हूं और ये मेरे वार्ड में आता है। आरजे रमझाझर, न्यूज़ छत्तीसगढ़ के गंडई क्षेत्र से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी की तर्ज पर दुकानदारों को नियम कानून की पाठ पढ़ाना महंगा पड़ रहा है और जितने ऊपर जाएंगे उतना ऑक्सीजन में कमी देखी जा रही है। नहीं समझ आया ना कुछ? देखिए यह खास रिपोर्ट। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत फुलझर के शासकीय उचित मूल्य के दुकान संचालक दिलीप बंजारे के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन का 144 धारा एवं लॉकडाउन का किया जा रहा उल्लंघन। आपको बता दें कि कोरोना वायरस नामक बीमारी के चलते अप्रैल एवं मई माह का चावल वितरण किया जा रहा है, लेकिन सभी ग्राम पंचायतों के सोसाइटी संचालक को चावल लेने आने वाले लोगों को 1-1 मीटर दूरी बनाए, मुंह में मास्क या स्कार्फ बांधने एवं एक वार्ड को चावल वितरण करने को कहा गया था। लेकिन लगता है कि ग्राम पंचायत फुलझर के शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक इन सभी बातों को भूल गए हैं। शिकायत मिलने पर मौका स्थल पर पहुंची रमझाझर की टीम ने देखा कि संचालक द्वारा सभी ग्रामीणों को एक जगह खड़ा कर रखा गया है और खुद चावल वितरण करते समय दुकानदार दिलीप बंजारा द्वारा बिना मास्क लगाए हुए ग्रामीणों से जंग लड़ते हुए बड़े धौंस से अनाज का वितरण किया जा रहा था। इस संबंध में रिपोर्टर द्वारा कोरोना से बचाव व उपाय
किराए के विषय में पूछे जाने पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक दिलीप बंजारा झल्ला उठा और बड़े ऊंचे आवाज में उल्टे पांव लौट जाने को कहा गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के विषय में पूछे जाने पर रावण सा आग बबूला दिलीप बंजारा, जो बात पूछना है फूड इंस्पेक्टर से पूछो, मैं बहुत बिजी हूं कहते हुए पल्ला झाड़ लिया गया। इसके बाद जो हुआ वह और भी दिलचस्प था। रिपोर्टर हरजीत भास्कर द्वारा जब उक्त विषय के बारे में फूड इंस्पेक्टर से चर्चा की गई तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए संचालक दिलीप बंजारा के मत्थे मर दिया। बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए की तर्ज पर सभी को अनाज उपलब्ध कराने भरसक प्रयास जारी है, मगर संचालकों और अधिकारियों की लापरवाही से लोग घरों से अनाज लेने निकल रहे हैं मगर वापस बीमारी लेकर घर जाने वाले हैं। अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि लापरवाह संचालक और लापरवाह अधिकारियों पर उच्च अधिकारियों द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते कोई बड़ी व ठोस कार्रवाई की जाती है या फिर लापरवाही की सीढ़ियां और भी ऊपर तक जाती नजर आती हैं। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी में मध्य प्रदेश से शराब तस्करी करता पकड़ा गया कांग्रेसी नेता का बेटा, जिसका साथ दे रहे थे 3 कांस्टेबल। देखिए राजनीति और पुलिस प्रशासन को शर्मसार करने वाले इन निशर्मियों की करतूत। पूर्ण शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस की ही एक नेत्री का पुत्र शराब की तस्करी करता रंगे हाथों पकड़ा गया है और उसका साथ कोई और नहीं बल्कि पुलिस के कांस्टेबल दे रहे थे। भारत में जारी लॉकडाउन के दौरान पुलिस की छवि निखर कर आई है, लेकिन मुंगेली जिले के 3 आरक्षकों ने उस छवि को एक बार फिर दागदार कर दिया है। शराब दुकान बंद होने से लगातार मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री सरकारी नियंत्रण में होने के कारण यहां अवैध रूप से शराब की बिक्री संभव नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब भी शराब ठेकेदारों के माध्यम से बेची जा रही है। इसलिए मुंगेली और लोरमी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में शराब की बड़ी खेप मंगाई जा रही है। इस क्षेत्र की कांग्रेस नेत्री माया रानी के पुत्र राहुल सिंह द्वारा मुंगेली जिले के ही पुलिस कर्मियों के साथ मिलीभगत करते हुए बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही थी। इसकी जानकारी मुंगेली पुलिस को हो गई, जिसके बाद एसडीओपी लोरमी और खुड़िया प्रभारी चिंतामणि मालाकार ने अचानक मार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण अंचल और पानी के रास्ते में मोहा भांचा के करीब रात को नाकेबंदी की। इस दौरान वहां से बोलेरो क्रमांक CJ 28J 3073 गुजरी। इसे रोककर तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब मिली। इस वाहन में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें माया रानी का पुत्र राहुल सिंह के अलावा चालक राजेंद्र साहू और 3 कांस्टेबल भी थे। यातायात विभाग में ड्यूटीरत पवन गंधर्व के अलावा फास्टरपुर थाना में पदस्थ कांस्टेबल लोकेश सिंह राजपूत और गजेंद्र यादव भी शराब तस्करी में लिप्त पाए गए हैं। लेकिन पूछताछ के दौरान ही लोकेश सिंह राजपूत और राजेंद्र यादव फरार होने में कामयाब हो गए। इनके पास से खुड़िया पुलिस ने अलग अलग ब्रांड के कुल 52,990 बल्क लीटर जुमला कीमत 47,520 रुपए अंग्रेजी शराब परिवहन करते जब्त किया गया है और सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धारा 193/20 धारा 188 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रदेश में शराब नहीं मिलने के कारण मुनाफे के लालच में कुछ लोग मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इसमें पुलिस की भी मिलीभगत निकलकर सामने आई है और इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप को भी इसलिए बल मिल रहा है क्योंकि इस क्षेत्र की दबंग नेत्री माया रानी का पुत्र भी शराब तस्करी में लिप्त पाया गया है। पूरा इलाका जंगल क्षेत्र होने से यहाँ जंगल के रास्ते शराब लाना आसान है, जिसका लाभ तस्कर उठा रहे हैं। एक तरफ जहां शराब तस्करी में पुलिस की मिलीभगत होने से विभाग की किरकिरी हो रही है, वहीं कांग्रेस नेता के बेटे द्वारा इस तरह शराब की तस्करी किए जाने से कांग्रेस के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। पता चला है कि इस मामले में जो 3 कांस्टेबल लिप्त थे वो बिना अधिकारियों को सूचित किए और उनकी अनुमति के बिना ही प्रदेश से बाहर चले गए थे, इसलिए उनके खिलाफ भी अब बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि ऐसे ही शराब तस्कर मध्य प्रदेश से अंग्रेजी शराब लाकर क्षेत्र में दुगनी तिगनी कीमत पर बेच रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र से सटे मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी की जा रही है, लेकिन यह शायद पहली कार्रवाई है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में शराब पुलिस के हत्थे लगी है। कल ये सूचना मिला था कि MP मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर
एक बोलेरो वाहन से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का खेप आने वाला है। ये सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और उनके निर्देशानुसार एसडीओपी लोरमी के साथ जो है टीम बना करके औरापानी मार्ग पर नाकेबंदी कर रेड किया गया। तो रात्रि में एक बोलेरो वाहन में 3 सवार व्यक्ति मिले, जिनसे 52 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है और साथ ही वाहन को भी जब्त किया गया है। गाड़ी में 2 और आरोपी थे, जो लोकेश राजपूत और राजेंद्र कुमार यादव करके, ये दोनों गाड़ी से कूदकर फरार हो गए हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र प्रसाद साहू, पवन गंधर्व और राहुल सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। धारा 34(2)59 का आबकारी एक्ट और 188 IPC के तहत भी कार्रवाई किया गया। ये बात गलत है कि कुड़िया चौकी का इसमें सह नहीं है, ना रोल नहीं है। सूचना मिलने पर कुड़िया चौकी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई किया गया। इसमें अन्य थाने के स्टाफ इसमें शामिल थे, जिन पर कार्रवाई भी किया गया है। बहरहाल पूरे क्षेत्र में धारा 144 के लगे होने के बाद भी अंडरग्राउंड बड़े और राजनीतिक पकड़ रखने वाले दिग्गजों के द्वारा कानून को अपनी बपौती समझते हुए समाज के रक्षकों की सह पर अवैध मादक पदार्थों का व्यापार अपने अंडर में ले लिया गया है और छोटे मादक पदार्थों के व्यापारियों पर पुलिस के धौंस की ताकत साफ साफ देखी जा सकती है। अब गलियों में, सड़कों पर केवल पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ही आते जाते 24 घंटे देखी जा सकती है। ऐसे में सभी प्रकार के अवैध तस्करी में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पुलिस वालों की सहभागिता सामने आ रही है। अब ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन ऐसे महामारी और विकट परिस्थितियों में भी जनता का सेवा करते, ताली ताली और घंटी सुनकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते लोगों की तारीफें बटोरती है, या फिर डिपार्टमेंट के कुछ विभीषण के चक्कर में लंका दहन का रास्ता प्रशस्त होता है। लोरमी से हरजीत भास्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन से सूनेपन के कारण जंगली जानवर भोजन एवं पानी की तलाश में गांव तक आने लगे हैं। रायगढ़ जिले के बड़े मुड़पार में घुसे जंगली सुअर, लोगों को किया घायल। देखिए रिपोर्ट। गर्मी पड़ने के साथ ही जंगल में जानवरों को पानी की तलाश में आसपास के गांव के तालाबों में भोर में अक्सर भटकते देखा जा रहा है। मगर इस साल गर्मी अभी पूरा परवान भले न चढ़ा हो, मगर लॉकडाउन के कारण गांव से लेकर शहर तक पूरा वीरान है, जिसके कारण से जंगली जानवरों को भरपूर आसपास के गांव तक विचरण करने का मौका मिल रहा है, जिससे कभी कभी कोई जानवर रास्ता भटक जाता है, तब वापस जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब वो बस्तियों में घरों तक पहुंच जाते हैं और लोगों से मुठभेड़ हो जाने पर जान बचाने के डर से नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी हिंसक जानवर हमला भी कर देते हैं। ऐसा ही एक रास्ता भटका हुआ सुअर सारंगगढ़ क्षेत्र के कोसीर थाना अंतर्गत बड़े मुड़पार में, जो जंगल से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है, फिर भी पहुंच गया और 2 ग्रामीणों को घायल कर दिया। घायलों की स्थिति अभी ठीक है, किसी को कोई खतरा नहीं है। घटना की खबर 112 को कॉल कर कोसीर थाना को दी गई तो पुलिस एवं सारंगगढ़ वन विभाग की टीम बड़े मुड़पार पहुंचकर रेस्क्यू कर मशक्कत के बाद सुअर को पकड़ने में सफलता पाई। फिर उसको स्वास्थ्य परीक्षण कर गोमर्दा अभयारण्य में छोड़े जाने की खबर है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के चलते लोगों ने खुद कुछ नहीं किया, नहीं तो सुअर की जान बचा पाना मुश्किल भी हो सकता था। ताज्जुब की बात यह है कि लॉकडाउन के चलते कोई कानूनी कार्रवाई न हो जाए, इस डर से ग्रामीण एवं सरपंच कैमरा के सामने कुछ कहने से कतराते रहे। आपको यह बता दें कि सारंगगढ़ क्षेत्र में एक प्रसिद्ध अभयारण्य गोमर्दा है, जहां जानवरों का भरमार है और पर्यटक स्थल भी है। यही कारण है कि आए दिन जंगली जानवर पानी की तलाश में आसपास के गांव में, तालाबों में देखी जा सकती है, जिसकी निगरानी एवं सुरक्षा को लेकर वन अमला को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं महुआ तेंदुपत्ता तोड़ने जाने वालों को अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ की हालातों की जानकारी लेने जब जिला पंचायत अध्यक्ष से बात की मुख्यमंत्री ने, तब क्या कुछ चर्चा हुआ, जानने की कोशिश की रायगढ़ संवाददाता मोहन नायक ने। देखिए यह रिपोर्ट। वैसे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश का हाल जानने विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद कर रहे हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसके तहत रायगढ़ जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल से उन्होंने आज चर्चा किया। मैं निराकार जी से जानना चाहूंगा कि इसके पूर्व उनको सूचना थी या अचानक मुख्यमंत्री जी ने उनसे संवाद किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की टेलीफोन से बात होने की कोई मुझे पूर्व जानकारी नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री जी से बात करने की सौभाग्य प्राप्त होगी। जैसा कि आपने बताया कि पूर्व सूचना नहीं थी, अचानक जब उनसे आपकी चर्चा हुई तो कैसा महसूस हुआ, किस ढंग से चर्चा हुई? मुख्यमंत्री जी से बात करने पर सही छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री और उनके स्वभाव में काफी आत्मीयता महसूस हुआ। आपकी चर्चा हुई तो किस विषयों पर चर्चा हुई, क्या क्या चर्चा हुई, उसके बारे में बताएंगे? उन्होंने गरीबों की सुविधा, राशन व्यवस्था, कोरोना के संबंध में प्रशासन की गतिविधि एवं जनता की गंभीरता हेतु पूछताछ किए। मगर निराकार पटेल से भूपेश बघेल की चर्चा कुछ खास इसलिए हो जाती है कि निराकार शहीद नंद कुमार पटेल के 3 दशक तक सहयोगी रहे। तब उनका भूपेश बघेल से पुराना नाता भी रहा है। व्यवहार और शैली में वही सब कुछ था, बस बदला था तो चर्चा के मुद्दा क्या थे, यह देखिए इस रिपोर्ट में। निराकार पटेल जी एक जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते या किसी भी कारणों से आप एक पेंशनधारी से लेकर के लोगों की समस्याओं के बारे में संवाद स्थापित करते रहे हैं। पेंशनधारियों को सूचना जारी किया था कि किसी जिले के किसी को भी न मिला हो तो मुझसे सीधा संवाद करें। लेकिन इन सारे कार्यों के बाद भी आप प्रचार प्रसार से दूर रहे। जन सेवा और इस तरह से सादगी से काम करने का कहाँ से सीख मिला, इसका क्या कारण मानते हैं? यह सीख मुझे शहीद नंद कुमार पटेल जी के साथ 29 साल तक राजनीति के साथ जुड़े रहने का ही सीख है, जिन्होंने गरीब, असहाय और जिसकी हक है उसके मिले, इसकी लड़ने की देन थी। निराकार जी अब जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। हमारे रायगढ़ जिला का सौभाग्य है कि हैं भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं। इस सफलता का श्रेय यहाँ की व्यवस्था की सराहना हो रही है, उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से सफल करने में? इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन तथा मीडिया के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही संभव हुआ है। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जनता के नाम क्या संदेश है, जनता को क्या संदेश देना चाहिए? अपील यही है कि जनता के द्वारा बहुत ही गंभीरता के साथ जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन को पालन करने की ही परिणाम है जो आज स्थिति अच्छी है। हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश इस कोरोना से लड़ने और जीतने के लिए सभी भारतवासियों को शासन द्वारा निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन करने से ही संभव है। मैं सभी जनता को चरण छूकर प्रणाम करता हूं कि जड़ से भगाने के लिए सभी को निवेदन है कि लापरवाही न बरतें। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव गंडई पंडरिया में धारा 144 एवं लॉकडाउन के दौरान कुछ जरूरी सामान बेचने वाले रोजमर्रा वाले दुकानों के अलावा बाकी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है ताकि भीड़भाड़ वाली स्थिति निर्मित ना हो और गैर जरूरी सामान के लिए बाहर ना निकला जा सके। देखिए रिपोर्ट। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए नगर के कुछ गैर जरूरी दुकान के मालिक अपना दुकान आज खोल लिए थे। हर दिन की तरह आज भी मॉनिटरिंग करने राजस्व एवं नगर पंचायत की संयुक्त टीम सुबह से नगर के विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान टीम ने पाया कि जिन सेवाओं के लिए छूट मिली है उन सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानें भी खुली हुई हैं। अन्य गैर जरूरी दुकानों के खुले होने पर दुकानदारों को समझाइश देते हुए जुर्माना की कार्रवाई के साथ ही दुकान बंद कराने के लिए कार्रवाई त्वरित रूप से किया गया। लॉकडाउन प्रारंभ होने के दिनांक से आज तक नगर पंचायत पुलिस की टीम के साथ संयुक्त रूप से हम दौरा करते हैं, गश्त लगाते हैं, यह देखने के लिए कि लॉकडाउन का पालन कड़ाई से हो रहा है अथवा नहीं। कल इसी के दौरान हम जब गश्त कर रहे थे तो हमने देखा कि ऐसी दुकानें भी खुली हुई है जिनको अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत छूट प्रदान की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे दुकान में साड़ी दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, ऐसे कुछ पाए गए हैं जिनको हमने फिर तत्काल फौरी तौर पे अर्थदंड आरोपित कर वसूल किया गया है और कुल 5 दुकानों में 27,000 रुपये हमने वसूल किया है और अपने सामने ही दुकान को हमने बंद कराया है। नाम प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार गंडई। आज कुल 5 दुकानदारों से संयुक्त टीम ने 27,000 का जुर्माना वसूल किए हैं। इसमें एक दुकानदार ऐसा भी है जिसका परिवार आइसोलेशन में रखा गया है। इनकी दुकान को बंद कराने के बावजूद भी घर के अंदर से सामान विक्रय करने के कारण इन पर 10,000 का जुर्माना किया गया है। जानकारी अनुसार लॉकडाउन की अवधि बढ़ते ही नगर में इनका कड़ाई से पालन कराने हेतु प्रभारी तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता, नगर पंचायत के सीएमओ हुमान कश्यप एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम लगातार गश्त कर रहे हैं। आज इसी अनुक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, कपड़ा दुकान एवं अन्य दुकानें खुले पाए जाने के कारण कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजनांदगांव के आदेशानुसार एवं गंडई एसडीएम डॉक्टर दीप्ति वर्मा के निर्देशन में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया गया। तबलीगी जमात के परिवार जो हाल ही में आइसोलेशन पर रखा गया है, उनके द्वारा लॉकडाउन का खुला उल्लंघन कर घर के अंदर से सामान विक्रय करते पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना भी किया गया तथा उन्हें व उनके परिवार को आइसोलेशन में ही घर पर रहने की हिदायत दी गई। इन 5 दुकानदारों ने खोल रखी थी अपनी दुकान। वैसे तो नगर के सभी दुकानदार काफी लंबे समय से अपनी दुकानें बंद किए हुए हैं, जिसके चलते सभी का कमाई बंद है, पर सभी दुकानदारों ने कोरोना जैसे वायरस की भयावहता को ध्यान में रखते हुए अपनी कमाई को दरकिनार कर देश हित में लगातार दुकान को बंद रख शासन के कोरोना युद्ध में एक अलग ही अभूतपूर्व योगदान दिया है। परंतु अब कुछ दुकानदार यदा कदा अपनी दुकान खोलकर शासन की मुसीबतें बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिनमें उत्तम एंटरप्राइजेस इलेक्ट्रॉनिक्स इनके 10,000, देवांगन डेली नीड से 5,000, अरविंद नामदेव कपड़ा दुकान से 1,000, पंचम देवांगन से 1,000, अब्दुल कादिर होम आइसोलेशन के बावजूद दुकान से सामान देने पर आयुर्वेदिक दुकान से 10,000 रुपए दंड स्वरूप वसूल लिया गया। लॉकडाउन के दौरान शासन के निर्देशानुसार जिन दुकानों को छूट दी गई है उनके अतिरिक्त जो दुकान निर्धारित समय में खोले जाने के कारण उनके ऊपर कार्रवाई की गई और दंड स्वरूप जुर्माना राशि वसूल की गई। इस प्रकार की कार्रवाई कुल 5 दुकानों पर की गई और 27,000 रुपये दंड की राशि वसूल। सर आपका नाम बताइए। कुमार सिंह कश्यप, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत गंडई। आरजे रमझाझर के लिए गंडई से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट। आरजे रमझाझर। हम इनके जिला बलौदा बाजार गांव है हमार टुंडरा और हम अल्लाह छत्तीसगढ़ हम उल्लू समझ के हम जम्मू में भटका पड़े हैं और हमारे मंत्री है कुछ पर वह नहीं करे थे हमन के व्यवस्था पानी मुकेश बघेल है और हमन का निवेदन कहा था हमारा कछो करके हमारा छत्तीसगढ़ पहुँचावा नहीं तो फिर हमारा कछो दाना पानी के लिए व्यवस्था करे। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चा पानी भी हम खरीद के पीथन
और पानी के लिए जाथन कोठी वाला सब मना करा थे, हमारे लड़का रहा थे, दूध के लिए पैसा नहीं है, हम दूध पाउडर ले आके हम नहीं करते, काम करने वाला मजदूर बंधन। अब हम कैसे करके हम जीवो खाबो, हम बच्चा पोसबो, हम पेट ले करबो। आई चावल दहा कह के 15 दिन के देखे दे रही, तिवा धारे रही से 15 तारीख के खुल जाए कह के, हम 15 दिन अपन कसनो करके व्यवस्था कर दे एक टाइम खा के। अब यदि फिर दिन बढ़ा दी तो हम कैसा करी, हमन के वह कछु करके हमारा छत्तीसगढ़ पहुँचावा नहीं तो फिर हमन के राशन पानी देवा। हम सब लोग खरीद के पिठान खाता ना, हमन जानीपुर में रहन, गुज्जर मोहल्ला में रहन, वो हमन जगह आके हमन के है कराए तो हमन जीवो खाबो नहीं तो फिर हमन खुद अपन मन के वो कहा के ना हम कोरोना में मरा थे कह के ते कल हमन सब जी दवाई ले पी के मर जाबो, हे भूखा में मरा हम ते कल काय करबो। आखिर लोग लइका में सब दुख पाथे था, वो कुछ भी जुगाड़ करके हमन लहे कराए के कोरबा जिला के हमर लोग लइका भूख में मरत है। जम्बू में आए के हमन फंसे हन, हमला कुछ नहीं मिला थे। पानियों को पैसा हम खरीदत रहे, न पैसा रहता तो पानी खरीदन, जितना रही सो उतना खाए ले है, न हमारे पास कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह, स्वागत करता हूं आपका आरजे रमझाझर में। जैसा कि आप जान रहे हैं पूरे विश्व में लॉकडाउन व्याप्त है। भारत की अगर बात करें तो अभी 100% लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस समय मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की आवश्यकता क्या है। जब मालूम है बाहर की हवा है कातिल, तो बेवजह इस कातिल से आँख मिलाने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, कुछ इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपको दिखाऊँगा। मौसम बहुत खुशनुमा हो चुका है। इस वक्त की अगर बात करें तो समय हो रहा है लगभग वही 6:30 बज रहा है और 6:30 आप देख सकते हैं सड़कों की स्थिति क्या है। हम अभी फ़िलहाल मुंगेली ज़िला की बात कर रहे हैं। मुंगेली की सड़कें अगर हम देखें तो देखिए पूरी खाली हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाहनें यहाँ से आती जाती हुई। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं ये बिलासपुर और मुंगेली की ये सड़क है जहां पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शेर व शायरी के अंदाज में कोशिश किया है इस बात को बयां करने की कि आवश्यकता क्या है आपको घर से बाहर निकलने की। सारी चीज़ें आपके घर में हैं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी वजह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि घर में खाने का नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, आपको सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें तब जाके इस महामारी रूपी कोरोना से लड़ने में हमें ताकत मिलेगी और हम इसको लड़ लेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मुंगेली की स्थिति ऐसी है। आप देख सकते हैं घरों के छत पर निकले हुए हैं लोग, अपने घर पे हैं। कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, लोग लुका छिपी खेल रहे हैं, घर में आनंद ले रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बहुत अच्छा है इस समय, कम से कम जब पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से। लेकिन मैं इस समय एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि सवेरे से हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन हम किसी कारण से लखनऊ में फंस गए हैं क्योंकि वो लखनऊ में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं और वो सभी के सभी अपना घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, जितने भी आवागमन के साधन हैं वो सभी बंद हैं। इस वजह से वो सभी जहाँ पर हैं वहीं पर वो लॉकडाउन हो चुके हैं। लेकिन तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है। प्रशासन अपनी हद में कोशिश तो कर रही है लेकिन वो कोशिशें उनके लिए नाकाफ़ी सिद्ध हो रही हैं। लगातार फ़ोन आ रहा है और हमने सबको ये कहा है कि आप अपनी समस्याओं को वीडियो बनाकर हमें भेजिए ताकि हम उस वीडियो को सब तक पहुंचा सकें, शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें और जो भी जो बेस्ट आपके लिए सहयोग हो सकता है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो हम अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहते हैं कि आप हमें वीडियो बनाकर भेजें। आपकी समस्याओं को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, और जो बेसिक बुनियादी जो आवश्यकता है वो आपकी पूरी की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ, अगर हम भारत में बात करें तो बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस से मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर विशेष रूप से बात करें तो अब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं और फिलहाल सड़कें सुनी, शासन प्रशासन अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है। लगातार सब अपील कर रहे हैं, अपने हद में रहकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों को घर से निकलने से रोका जा सके, क्योंकि ये जो लड़ाई है या ये जो दुश्मन है, कोरोना महामारी रूपी जो अभी दुश्मन है हमारा, ये दुश्मन इतना ख़तरनाक है जो ना तलवार से डरता है, ना तीर से डरता है, ना ही तोप से और ना ही बम से डरता है। तो इसके लिए लड़ने के लिए सबसे जो बेसिक जो चीज़ है, सबसे मजबूत जो चीज़ है वो ये है अकेलापन। आप अपने आप को अपने घर में लॉकडाउन कर लें ताकि सड़क
सड़कें सूनी हो जाए, मार्केट सूनी हो जाए, जो भी भीड़ भाड़ वाले जो जगह होते हैं वो सूनी हो जाए। अगर वो सूना वहाँ पर पन आ गया तो 100% है कोरोना उस सूनेपन पे नहीं रहता, उसको चाहिए भीड़ भाड़, चहल पहल। और अगर चहल पहल हम बनाने में किसी तरीके से अगर कामयाब होते हैं तो वो निसंदेह आगे बढ़ेगा और वो सर्कुलेट होगा। और अभी कुछ लोगों को मारा है कोरोना ने, भारत की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को मार सकता है, इसलिए उसको अकेला छोड़ना बहुत जरूरी है। आप अपने घरों में रहें। घर में रहने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, आप टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, आरजे रमझाझर देखिए, सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात आ गई है तो फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप देख रहे हैं इसको लाइव देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल कलर का जो बटन है उसको दबा दें, उसके बाद बेल आइकन आता है उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहे कि आपके बाहर क्या कुछ हो रहा है, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके देश में क्या कुछ घटित हो रहा है। लगातार मीडिया आपको सूचना दे रही है, क्योंकि देखिए जैसा आप अपनी भागीदारी इस समाज के लिए, इस देश के लिए जो अदा कर रहे हैं, वही भागीदारी हम भी अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो लाइव आपको दिखा रहे हैं अपने स्टूडियो के ऊपर से दिखा रहे हैं, हम भी सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। ये बात अलग है कि पुलिस को, डॉक्टरों को, मीडिया को सड़कों पे जाने के लिए इजाज़त है, लेकिन वो इजाज़त तो हमको दे दिया गया है इसलिए ताकि हम जानकारी उनके तक पहुंचा सकें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम स्वयं इस चीज़ को केयर करें कि हम भी भीड़ का हिस्सा ना बने। हम भी अगर, क्योंकि हमको लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि जब मीडिया वाले घूम सकते हैं, पुलिस वाले घूम सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, तो ज़बरदस्ती वो सड़कों पर जाकर घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी आपसे अपील है। तो हमारी आपसे अपील है कि आप घरों से ना निकलें। मीडिया को, पुलिस को, डॉक्टरों को देखकर आप जबरन निकलने की ना सोचें कि गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, चलिए हम देख के आते हैं, ये बिल्कुल भी ना सोचें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहा है, आपके घर में नमक नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, दाल नहीं है, तो आप थैला लें और थैला लेकर सही समय पर आप निकलें, ताकि पुलिस वालों को ये कन्विंस करते बने आपको कि हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आप निहत्थे घूमने के लिए निकलते हो, मोटरसाइकिल में आप निकलते हो, बगैर मास्क लगाए निकलते हो, तो निसंदेह आपके ऊपर प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ अपील नहीं कर सकते, अब हमको कोई कड़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वही सिचुएशन आज आ चुका है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़े रुख इख्तियार किए जा रहे हैं। लगातार तो कोशिशें बहुत हो गई समझाने की, आपको बोलने की कि आप घर में रहें, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे युवा हैं जो निकल रहे हैं जबरन। पान ठेले में देखने के लिए वो चले जाते हैं, पान ठेला वाला कोई आए खोल दे तो अपन ले लें, दवाई ले लें, गुटखा पानी ले लें। तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए आप घरों से ना निकलें। फिलहाल देख सकते हैं कुछ ट्रकें अभी भी चल रही हैं, कार आ जा रहे हैं, एम्बुलेंस आ जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में लोग कुछ आ जा रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। पर लगातार पुलिस प्रशासन जो है इनको हिदायत दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि कृपया निकल भी रहे हैं अगर आवश्यकता है तो मास्क तो लगाइए महोदय। क्योंकि अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो 100% है कि आपसे पहले जो व्यक्ति उस सड़क से गुजरा है, अगर वो वायरस इंजेक्ट अगर है उसके अंदर में, तो वो बिल्कुल वहाँ पर कुछ ना कुछ छोड़ के गया हुआ है। उसके समकक्ष अगर आप आते हैं तो 100% है कि वो वायरस आपको भी चपेट में ले आएगा। बहरहाल शाम हो चुका है, 6:30 पौने 7 होने को है। आप देख सकते हैं पीछे सूरज कैसा ढलता हुआ, ये इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे कोरोना वायरस की लड़ाई में हम सब एक हैं और एकता के सूत्र में बंधकर उसको हराने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इस वजह से हम आपसे भी अपील करते हैं, वैसे सरकार तो आपसे अपील कर ही रही है कि आप घरों से ना निकलें, अपने घर में, अपने छत में रह के टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, नाना प्रकार की चीज़ें। अच्छा, ये समय ऐसा है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं, अपने ऑफिस के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि आप अपने घर में रह के अपनों के लिए जी सकते हैं, अपनी मिसेस के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, भाई बहनों को आप समय दीजिए। ये वो समय है जब आप अपने घर में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कृपया अपने घरों में रहें, घर से ना निकलें। इन्हीं सब शब्दों के साथ अभी जो आगामी आप वीडियो देखने वाले हैं, ये उन लोगों की वीडियो है जो आपके लखनऊ में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जो लगातार बाहर में जो काम करते हैं, वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही, फ़्लाइट्स नहीं चल रहे, बस नहीं चल रहे, आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। और वो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो चुके हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सुख सुविधा उनके पास नहीं है। इसलिए वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी आगामी जो वीडियो है वो बिल्कुल उन्हीं का रहेगा। और जो अपील की जा रही है आपसे शासन प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा, हर जिले के कलेक्टर के द्वारा ये अपील की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपील किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया। तो अगर ये कर रहे हैं तो आप इस बात की गंभीरता को समझें कि बहुत गंभीर ये बीमारी है। अभी अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमने मास्क नहीं लगाया है, तो हम अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने ऑफिस के छत पे हैं, इसलिए हमें उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल मास्क हम लगा रहे हैं।
इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मनहरण बंजारे। तो बने रहें आरजे रमझाझर के साथ, आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। नमस्कार। मैं मुंगेली जिला छत्तीसगढ़, थाना पथरिया, ग्राम डांका चाका का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है बिहारी लाल राजपूत। गरीबी परिस्थिति के कारण गुजरात राज्य बड़ोदरा बालाजी कंपनी में काम करने आया हूँ, लेकिन लॉकडाउन के वजह से यहाँ पर काम बंद हो गया है। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और प्रशासन भी हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग मुंगेली ज़िला के 50 मज़दूर यहाँ पर हैं। गुजरात राज्य बड़ोदरा बालाजी कंपनी में हम लोग 50 मज़दूर लॉकडाउन के वजह से फंसे हुए हैं। हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। इसलिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि हम लोगों को अपने छत्तीसगढ़ ले जाने की मदद करें। बिलासपुर ले आए हैं। बिलासपुरी लेवर इसने कमाए खाए बर आए हैं। तेन यहाँ एक डेढ़ महीना हो गए फंसे हैं और न कोनो चावल देते, न आटा देते, न कुछ ऐसने पड़े हैं और कोनो देख रेख करैया, हमार खोज करैया कोनो नहीं है। का करी तेन ला बतावा। और कतेक दिन ले ऐसने यहाँ पड़े रही वो हमन बलोदरा में बालाजी गुरु में हवन हमन। और का करबो धरबो तेला बतावा। अब धन हमन इहे बैठे रही बलोदरा में। लेना कहीं ना इसने हो बालाजी गुरु कहा वो भी हमार खोज लगा गरीब सही तारीख बलोदरा बालाजी सब बोल जी। हाँ सर, गरीब आदमी कमाने खाने के लिए आए हैं बलोदरा बालाजी कंपनी में और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं भूख। गरीब आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे धर के आए हैं। यहाँ जाने के लिए भी साधन नहीं कर रहे हो तो क्या करेगा बताओ तुम ही लोग। यहाँ से भाई पाली पाली बोल रहा था ना भाजी टोटो के चलो अब मुँह चलाओ बोल। बड़ोदरा में पड़े हैं हमन और मोदी सरकार कहे है मतलब गरीब आदमी का पैसा कौड़ी सब के लिए देहूँ की के कहे रही से। और आज तक इसे कौन दिन दे है नहीं दे है तो वही बताही हैं। और 25-25 हज़ार रुपये गरीब आदमी ला दे के उद्घाटन वो दिन कहे रही से। कहाँ दे पाए है आज तक। अमीर ला तो हर दिन हर समय मतलब पैसा कौड़ी दे जाते, अभी भी अमीरे ला देवत है हैं। हमार गरीब ला कहाँ तक से दे है। खाता में डालूँ कही थे केतका कन डालते केतका कन नहीं डाला, हमारे ऊपर डालबे नहीं करे खाता में। आज तक कहाँ डाले थे हमारे खाता वन में हैं। मोदी सरकार बने सरकार हम बनाए गए हैं। हम घोड़ा के रहने वाला वहाँ से आए हैं बाहर में कमाए खाए भर हैं। बालाजी गुरु कंपनी में हैं। डेढ़ महीना काम बंद हो चुके हैं। यहाँ 2 रुपया पैसा दे हुआ नहीं है। लोग लड़का तरह तरह के लिए हमारे बार बहुत परेशानी में हैं और जाए के भी हमारे साधन नहीं कर पाते हैं।
का बार पैसा छोड़े रही तो जाबो हैं गाड़ी ट्रेन खुल गई रही तो हमन पैसा नहीं काम जा पाबो हमन निहारी हैं ये हम लोग मोदी सरकार अब और हमार विधायक गुरुदयाल दास हमार विधायक हम जितवाए हैं वही साधन से कुछ करवाए के हमार करे छत्तीसगढ़ से आए हैं हमन तो उखरे एमा हमन बोल बालाजी कंपनी कमाए बर आए हैं का करबे 15-20-25 दिन हो गए छुट्टी 1 रुपया नहीं है पैसा खाए पिए बर और गरीब आदमी लड़का वाला धर के आए हैं अत्ते दूरिया 2-3 दिन के रास्ता और खाए पिए बर तो ये दे चावल दे रही सेवा तेनो हमरे पैसा में अब ये दे अब 200 देवा थे खर्ची और मका होवा थे नान लड़का धर के आए हैं कमाए बर और तो का सब्जी ले दे भंडार ले दे का हो ही हो कुछ नहीं हो लड़का वाला में रोवा थे 1 रुपया खई खजेना बर घलक नहीं ले सकत हैं ये दे रोवा थे लड़का मन कुछ बोलवावे का तो अब कहाँ जाकर बैठ गए कुछ माइक में बोलना गले भैया अम्मा दे ऐसे कुछ कहे रहता चार दे भैया हम मोदी सरकार के विनती विनोद हन हम आए हैं कमाए खाए बार सरकार बने हुए हवा मोदी सरकार है यहाँ और हमार गरीब बर कुछ मतलब ओखर उद्धान के लिए कुछ कृपा करे राशन पानी खाना पीना के लिए व्यवस्था करे के भेजे जाए यहाँ से कुछ नहीं हम के बाल बच्चा के लिए अब मोदी सरकार वही जान सकत है हम बता सकत हन ये इतके कृपा कर सकत हन हमार मोदी सरकार से तो हमार राशन पानी के लिए भूख मरत है ओकर लिए कुछ पैसा कौड़ी दाल चावल साग सब्जी कुछ भेज सकत है हमार से कुछ नहीं है आए हैं उतका दूर ले कमाए खाए बार तो काज पाबो हमन आए छत्तीसगढ़ के और यहाँ गुजरात में कमाए खाए बर आए रहे और गुजरात के सूरत जिला में कमाथन खाथन हमारे काम है 22 तारीख के बंद हावे है और जो रही समर्पण कर खाए पिए सामान जैसे पहली देख रही उसमें दे रही से तो वह 10 दिन में ख़त्म हो गए आज हमारे थैली में 1 रुपया नहीं है देख लेना है दे 1 रुपया नहीं है और हमारे घर में घलो दाल नहीं है चावल नहीं है कुछ नहीं है साग भाजी खाए पिए बार अब का करबो कैसे करबो समझ नहीं आते नान लोग लइका हावे उहू मर रोते खाऊ खजानी बार
एकरो पर पैसा नहीं है, खाए पर हमारे खाए पिए तो पूरा हालत खराब है। और हम ज़्यादा नहीं, छत्तीसगढ़ के 50 आदमी हावे नहीं, यहाँ सब उनकी स्थिति इसमें हावे है। और ना कोनो सेठ आए, ना कोई मालिक आए, ना कोई पैसा देवी आए। कबू कबू कोई आ जाते रोड ले खजानी है भात चाउर दे बर, तो उस दिन में कबू कबू आते एक आध घाव आगे तागे, नहीं तो वो नहीं आए। तो आज हमारे ला खाए बड़ तकलीफ हो गए है। तो हमारे गांव के पंचायत और सरपंच और हमार जिला राजनांदगांव के कलेक्टर महोदय और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से विनती है कि हमन 50 आदमी मरत हावे नहीं है, हमारे मन के कोनो ठिकाना नहीं है, बस हमार रिटर्न यही सही है। लेकिन कैसे रहा था इला कोनो देखैया नहीं है। आज हमार रो रो के भाई से झगड़ा लड़के यहाँ हावे हम। तो हमार छत्तीसगढ़ सरकार से विनती है कि हमू मन ला हमार गाँव छत्तीसगढ़ में पहुँचाए के कुछ व्यवस्था करे, नहीं तो खाए पिए की व्यवस्था करे। हम बड़ तकलीफ में आन हे छत्तीसगढ़ सरकार, तोर से हमारे 50 झिक की विनती आवे कि हमरो पेट के खातिर कुछ कर, हम गाँव तक तो पहुँचा दे। राम राम, तोर बहुत मेहरबानी हुई मोर छत्तीसगढ़ सरकार। ये सबको उनके जिंदगी तोर हाथ में है, ते कुछ कर मालिक, कुछ कर। और जब का ये भाई जिक्र मन कर व्हाट्सएप के जरिए वीडियो जाही वो पूरा देश में फैलाओ। और इसने हमरे का कईयों हजार आदमी ये गुजरात में फंसे हैं। गुजरात के ये सूरत जिला में कमाते, हम सूरत जिला में कमाथन। और विलेंजा ग्राम पंचायत और वहीं MPC शॉपिंग बनाते, उनसे कमाथन। मालिक कुछ कर, हमारे आँखी ले आंसू आवा थे अब दिन के दिन। हमारे कोनो देखैया नहीं है, कोनो पूछैया नहीं है। मालिक कुछ कर देबे, मालिक कुछ कर देबे, विनती है तोर से। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा तीसरा चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल, तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा? शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में मरीजों को मिलेगी ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श सुविधा। वेबसाइट के जरिए सरकारी और निजी चिकित्सक देंगे निःशुल्क परामर्श। इसके अलावा उन्हें अस्पताल लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस और लैब आदि की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार ये वेबसाइट एक वर्चुअल अस्पताल की तरह काम करेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस संबंध में मुख्य सचिव को 1 सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोटा में छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से की बात। श्री गहलोत ने कहा कि बच्चों के लिए कोटा में ही सभी व्यवस्था की जा रही है,
चिंता की कोई बात नहीं। श्री बघेल ने अभिभावकों से कहा है कि यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो अपने जिला कलेक्टर को अवगत कराएं। राजस्थान सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर 07442325342 जारी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट के जरिए बताया कि वित्त विभाग के शासकीय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 28 करोड़ रुपए का सहयोग किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आभार जताया है। और अब छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 के प्रसार को रोकने सभी जिलों में सर्दी जुकाम संबंधी, श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी के सभी मरीजों का चिकित्सकीय परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। आज मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि 24,38,000 हितग्राहियों को घर जा जाकर रेडी टू ईट फूड का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 3,34,000 हितग्राहियों को सूखा राशन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के दौरान उठाए गए विभागीय कदमों के बारे में प्रेस वार्ता में दी जानकारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रदेश में मनरेगा कार्यों का संचालन लगातार जारी है। जांजगीर चांपा जिले में मनरेगा के 46,000 से अधिक ग्रामीणों को रोजगार मिला हुआ है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों को 3 करोड़ 23 लाख की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है। मजदूरों द्वारा कार्यस्थल पर शारीरिक दूरी और स्वच्छता संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों को खरीदने के निर्णय से संग्राहकों को मिल रहा है फायदा। राजनांदगांव के मोहला और मानपुर विकास खंड के वनोपज संग्राहकों का कहना है कि इस बार उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। लॉकडाउन के इस दौर में जहां लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों पर विराम लग गया है, वहीं कोंडागांव की महिलाएं आर्थिक उन्नति के नए सोपान चढ़ रही हैं। 400 लघु वनोपज समितियों के द्वारा खरीदी की जा रही है और अब तक 4 करोड़ 36 लाख रुपए का नकद भुगतान भी संग्राहकों को किया जा चुका है। दुर्ग जिले के ग्राम केसरा में नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना के तहत 14 एकड़ में जो बाड़ी लगाई गई थी, वो इस लॉकडाउन के समय वरदान साबित हुई। इसे ग्रामीण अपने लिए भी उपयोग कर रहे हैं और सब्जियों के विक्रय से मुनाफा भी कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का यही प्रयास है कि महात्मा गांधी जी के आत्मनिर्भर गाँव की जो परिकल्पना थी, उसे साकार किया जाए। नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना के ऐसे उदाहरणों से ये विश्वास और भी मजबूत होता है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार आज 18 अप्रैल को कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 36 केस पाए गए, जिसमें से 25 ठीक हो चुके हैं और 11 का इलाज चल रहा है। करेगा सत्ता के हथियारों से
खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? शूद्र अछूत कैसे बने? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त चातुर्वण्य का सिद्धांत प्रतिपादित करता हुआ कहता है, चारों वर्ण ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पांवों से। मनु ने शूद्र को सबसे नीची सीढ़ी पर रखा। एक बार अछूत की तरह पैदा होकर वो हमेशा अछूत रहता है। मरे हुए पशुओं को ढोने और उनका मांस खाने से लेकर रास्ते पर चलने की मनाही तक अछूत हमेशा समाज से काट कर रखे गए। पेशवाओं के जमाने में अछूतों को कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि वे अपने पद चिन्ह मिटाते चले। उन्हें गले में मटका बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनके थूक से जमीन अपवित्र न हो जाए। ये गुलामी रोमन साम्राज्य की गुलामी से भी बदतर थी और अमेरिकी नीग्रो और जर्मनी के यहूदियों के साथ जो किया गया उससे ज्यादा क्रूर। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक? मंदिर में क्यों घुसा? शरण लेने के लिए। कल रात बहुत बारिश हो रही थी। तूने मंदिर को भ्रष्ट किया है। ये अपवित्र छाया मूर्ति पर पड़ी। गंदे नीच कमीने। हम अछूत कहीं के अपने आप को अम्बेडकर समझता है। आजकल तो हर कोई खुद को अम्बेडकर समझता है। मारो, अच्छा सबक सिखा दो। सरकार के दामाद बने फिरते हो। ऐसा सबक सिखा दो कि याद रहे। गौतम मोहन का बदला दलित एकता जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद। गौतम मोहन का बदला गौतम मोहन का बदला गौतम मोहन का बदला। घेरे को पार न करें, इसके पार जाना मना है। गौतम मोहन का बदला।
शांति बनाए रखे। मैं आपकी सभा को गैर कानूनी घोषित करता हूं। मैं आप सबको यहां से चले जाने का हुक्म देता हूं। गौतम मोहन का बदला लेके रहेंगे। पुलिस डंडा जिंदाबाद। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो मुझसे पहले आते हो और सबसे बाद में जाते हो। तुम्हारा परिचय? भीमराव अंबेडकर। हाँ, आखिर हम मिल ही गए। प्रोफेसर सेलिगमैन तुम्हारे बारे में काफी बातें करते हैं। मैं लजपत राय। बाहर चलकर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। अंबेडकर स्वतंत्रता संग्राम। ओह सॉरी, मैं अपने बारे में बताना तो भूल ही गया। आपको कौन नहीं जानता सर? प्रोफेसर सेलिगमैन उस इकोनॉमिक्स थीसिस की बड़ी तारीफ करती हैं जो तुम उनके लिए लिख रहे हो। हमें इस संघर्ष में तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। अंबेडकर, ये समय बड़ी उथल पुथल का है। महायुद्ध ने ब्रिटेन को खत्म कर दिया है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तुम्हें तो पता होगा, तिलक ने हिंदुस्तान में होम रूल लीग शुरू किया और मैंने अपना संघर्ष यहाँ से जारी रखा है। अंग्रेज देश से निकाल सकते हैं लेकिन मुझे हरा नहीं सकते। कल हमने यहाँ एक मीटिंग रखी हुई है। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगा। मैं यहाँ महाराज की स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ, बड़ौदा स्टेट के। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। तुमने अक्सर मुझे ये कहते सुना होगा कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ दुनिया को समझना नहीं, उसे बदलना भी है ना? मुझे ही देखो, मैं पढ़ाता हूँ, किताबें भी लिखता हूँ, लेकिन मैं निग्रो अर्बन लीग का एक संस्थापक भी हूँ। मैं जानता हूँ सर। मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम्हारी पढ़ाई से शिकायत नहीं। तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। आओ चले। मुझे अफसोस है अंबेडकर, अफसोस ये है कि तुम अपने देश की आजादी के लिए चल रही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते। मैं अमेरिका पढ़ने आया हूँ, न कि लाजपत राय जी की होम रूल लीग में शामिल होने। आप अगर यही कहना चाहते हैं सर,
तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है। जरूर पता होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। आई एम सॉरी। मानव विज्ञान थीसिस का तुम्हारा विषय क्या है? हिंदुस्तान की जातियां, उनकी व्युत्पत्ति, फैलाव और रीति रिवाज। हाँ, अपना पेपर कब पेश करोगे? अगले बुधवार को सर। गुड लक टू यू। थैंक यू सर। एक बात बताऊं, कल रात तुम्हारी बात सुनकर मुझे नींद नहीं आई। ये बहुत ही अजीब बात है, मुझे तो विश्वास नहीं होता। क्या सच में छूना भी मना है? ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हें आजादी तो है कम से कम। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसे आजादी कहते हैं? बातें कम करो, पूरा काम 2 घंटे में खत्म करना है, जल्दी करो। बिग तुम्हारे लिए 14वां संविधान सुधार तो है? संशोधन सिर्फ कागजों पर है। तुम तो हिंदुस्तानी होते हुए भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अमेरिकन होते हुए भी वहां नहीं पढ़ सकता, चाहे मुझ में कितना भी हुनर, कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो। देखो, ये संविधान सिर्फ कागजों पर ही अच्छा लगता है। असलियत में काला आदमी काला होता है और गोरा गोरा, और दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तो तुम रडियार्ड किपलिंग पढ़ते हो? क्या किताबें सिर्फ तुम ही पढ़ते हो? अरे काले निगरो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने किसी गोरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस लड़की को मैंने नहीं छेड़ा। मक्कार, मैं तुम्हारी आंखें फोड़ डालूंगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? काले निकम में, चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, दबा हो जा, चल भाग। मनु का कहना है, शूद्र का एकमात्र धर्म है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी विनीत भाव से सेवा करना। शूद्र को धन जमा करने का अधिकार नहीं है, भले ही वो इसके लिए सक्षम हो, क्योंकि शूद्र के धन जमा करने से अन्य जातियों को दुख पहुंचता है। श्यामू जी, दे दो उसको, पैसे ले लो जी। शूद्र को ऊंची जाति के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए और पास से गुजरते हुए उन्हें जोर से आवाज करनी चाहिए, ताकि जो भी सुने वो रास्ते से हट जाए, क्योंकि शूद्र का दर्शन, उसकी आवाज, उसका स्पर्श उच्च जाति वालों को अपवित्र करता है। नहीं चाहिए तुम्हारे गंदे पैसे, जाओ दूर हो जाओ, जाओ हट। इस लड़के को लगता है क्योंकि इसका बाप सूबेदार मेजर है, तुम इसके बाल काटोगे। अरे सूबेदार हो या मेजर, महार तो महार ही है। अगर तुम भैंस के बाल काट सकते हो तो तुम भैंस, गधे और कुत्तों से भी बदतर हो। सवर्णों को चाहिए कि वो कभी भी शूद्रों के सामने वेदों का उच्चारण ना करें। अगर कोई शूद्र वेदों को सुन लेता है तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर डलवा देना चाहिए। अगर वे वेद का उच्चारण करते हैं तो उनकी जिह्वा काट देनी चाहिए। मैंने तुम्हें संस्कृत लेने के लिए बोला था, फारसी क्यों ली? सर ने कहा कोई सच्चा ब्राह्मण मुझे संस्कृत पढ़ाकर वेद भाषा अपवित्र नहीं करेगा। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना सीधे प्रिंसिपल के पास जाना। गया था, आपने कहा था बम्बई में सब कुछ ठीक होगा। रो मत, चुप हो जाओ, बंद करो रोना। बलि बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं। रो मत, तुम सूबेदार मेजर खानदान की बच्ची हो, याद रखो। अपना पेपर पढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करूंगा प्रोफेसर गोल्डन वाइसर का। थैंक यू सर। हिंदुस्तान में जाति प्रथा, आम हिंदू और यहां तक कि आम अमेरिकन भी हिंदुस्तान के गांवों की बात करते हुए गदगद हो जाते हैं। बहुत से लोग इस आदर्शवादी दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के गांवों की असली तस्वीर पेश करना बेहतर होगा। सच तो यह है कि हिंदुस्तान के ग्रामीण समाज की कोई एक इकाई नहीं होती। इसके दो बड़े बड़े हिस्से हैं, एक सवर्ण और दूसरे अछूत। सवर्ण जो है वो शासन करते हैं और मालिक हैं, जबकि अछूत उनकी खानदानी गुलाम प्रजा है। और ये सब जन्म के साथ ही तय हो जाता है, बचने का कोई रास्ता नहीं। ये बताइए, क्या गैर हिंदुओं में भी अलग अलग जातियां होती हैं? होती हैं। हिंदुओं ने यह जहर दूसरों तक भी फैला दिया है। जाति प्रथा
हिंदुस्तानी समाज के रग रग में फैली हुई है। तुम किस जाति के हो? महार। अब मैं इसके आगे पढ़ना शुरू करता हूं। फ्रॉम नवल भाटेना एंड फ्रेंड्स, अंबेडकर की कामयाबी के नाम, कामयाबी के नाम, AA, PhD, और सिर्फ 3 साल में, और हम गधे लोग अभी तक लड़ रहे हैं BA से। प्रोफेसर सेलिगमैन आ रहे हैं। हाँ। सर, अंबेडकर प्रोफेसर वेब के लिए खत देने आया था। आपने क्या तकलीफ की? तुम्हारा क्लास कहाँ है? मैं नहीं पीता सर। सच ए नाइस बॉय। तुम्हारी थीसिस पूरी हो जाए तो मुझे जरूर बताना। प्रस्तावना मैं लिख रहा हूँ, ये मत भूलना। नहीं तो किसी लंदन वाले को पकड़ लोगे। लाजपत राय शायद तुम्हें नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ। तुम्हारी लड़ाई उनकी लड़ाई से बहुत मुश्किल है। गुड बाय, गुड लक। भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच ब्रदर स्टीव ब्राउन का एक दोस्त, एक हिंदुस्तानी नौजवान मौजूद है। उसके लोग गुलामी के जुए के नीचे संघर्ष कर रहे हैं। वे अनगिनत पीढ़ियों से हमारी तरह गुलाम रहे हैं। उन्हें दबाया गया है, अपमानित किया गया है, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया है। उन्हें दबाने वाले उन्हें छूते तक नहीं, बल्कि उन्हें अछूत कहते हैं। वो जीवन भर अपवित्र रहने और अपवित्र मरने के लिए मजबूर है। ये जन्म के साथ मिला हुआ वो स्थायी आनुवांशिक धब्बा है जो कभी नहीं धुल सकता। आइए उनके लिए प्रार्थना करें। लॉर्ड, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों के ऊपर अपना दया का हाथ रखना, उनकी रक्षा करना और उनकी मदद करना जैसे तुम हमारी मदद करते आए हो। इस नौजवान का साथ देना। लॉर्ड, ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जल्द ही लंदन जा रहा है। अमेरिका से यहाँ क्यों आए? क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। आगे की पढ़ाई मैं यहीं करना चाहता हूँ। लंदन में क्या करना चाहते हो? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना। ओह। ग्रेज इन में रहकर अपनी थीसिस पूरी करना, आर्काइव से मदद लेना। हाँ, और बैरिस्टर भी बनना चाहता हूँ। बस यहाँ और कुछ? 1.5 गुना दिमाग पाया है जनाब ने। अमेरिका में क्या तुम गदर पार्टी के मेंबर थे? मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। तुमने उनकी किसी कार्यवाही में हिस्सा तो नहीं लिया? नहीं सर, कभी नहीं लिया। और होम रूल लीग, उसके मेंबर रहे हो तुम? जी, मैं अमेरिका में पढ़ने गया था। तो फिर ये क्या है? मेरी इकोनॉमिक्स की थीसिस। पेज 37। हिंदुस्तान की ब्रिटिश सरकार दुनिया की सबसे महंगी सरकार है और हिंदुस्तान की गरीबी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। तलाशी लो। अछूत, नीट, उतरो मेरी गाड़ी से, उतरो। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अछूत हो, झूठ हो। तुम मेरी गाड़ी में सफर नहीं कर सकते। तुमने कपड़े इतने अच्छे पहने कि मैंने सोचा। चाहो तो हम दुगने पैसे देंगे। दुगने तिगुने किसे चाहिए? अपवित्र नहीं होना था, मैं समझे? हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। वेलकम टू लंदन। प्रोफेसर सेलिगमैन ने तुम्हारी सिफारिश की है। उनके लिए तुमने किस विषय पर थीसिस लिखी थी? हिंदुस्तान का आर्थिक इतिहास 1765 से लेकर आज तक। बड़ा दायरा है। पहले किसी ने लिखा इस पर? नहीं सर, मैं ही पहला हूं। तुम हमारे लिए कौन सी थीसिस लिखना चाहते हो? रुपए की समस्या पर। आओ। मुझे नहीं पता था कोई समस्या है।
मैं सहमत नहीं हूं केन्स के तर्क से जो उन्होंने हिंदुस्तान के गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के लिए दिया। तो तुम मुझसे भी सहमत नहीं हो? जी प्रोफेसर कैनन, अगर आपने अपना विचार नहीं बदला हो तो। नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। आप बुरा ना माने सर, मैं। और तुम्हें लगता है तुम ये साबित कर पाओगे कि हम दोनों केन्स और मैं इतने सालों से गलत रहे हैं? जी मुझे लगता है सर मैं साबित कर पाऊंगा सर। वेल, मैं जरूर तुम्हें शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सर। मुझे तुम्हारी समीक्षा का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप हमेशा लाइब्रेरी में सबसे पहले आते हैं। थोड़ा ज्यादा सो लीजिए किसी दिन थोड़ी देर के लिए। ये जो सारी किताबें हैं कहीं भागी थोड़े ही जा रही हैं। माफ कीजिए, आप नहीं समझे। आपके लिए लेटर। थैंक यू। इस हफ्ते का बिल कब दोगे? कल दे दूंगा। साहब, हमारे बेटे का कल देहांत हो गया। आपको ये खबर देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो बहुत बीमार था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हमारे लिए अपनी पढ़ाई का नुकसान मत करना, तबीयत का ख्याल रखना। यहाँ सभी आपको याद करते हैं। प्रिय रामू, गंगाधर के लिए मैं बहुत उदास हूँ। उसके बिना जिंदगी दर्द भरी होने वाली है, खासतौर से तुम्हारी, क्योंकि तुम उसकी माँ हो। मैं तुम्हें बहुत थोड़े से पैसे भेज पाता हूँ, इसलिए तुम्हें दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पड़ते हैं, गोबर उठाना और लकड़ी चुनना पड़ता है। तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए मुझे अपने आप से नफरत होती है। और यहाँ लंदन में लड़ाई की वजह से मेरी भी जिंदगी कठिन है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ना और यहाँ ग्रेज इन में रहना काफी दिक्कत होती होगी आपको, अम्बेडकर। हाँ, क्या करें। मेरे दोस्त मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इन्हें बताइए, क्या ये सही नहीं कि हिंदुस्तानी अपने दाएं हाथ से खाना खाते हैं क्योंकि वो बाएं हाथ से अपने पीछे की सफाई करते हैं? क्यों? क्या ये बात सही है कि अंग्रेज हफ्ते में एक ही बार नहाते हैं? वैसे हो सकता है कि ये अफवाह हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बात सही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम हमारे देश में एक मेहमान हो। आपकी मेहमान नवाजी का भी जवाब नहीं। बड़ौदा राज को यह सूचित करते हुए खेद होता है कि आपकी स्कॉलरशिप का समय समाप्त हुआ है। बंद पत्र के अनुसार आपको तुरंत ही हिंदुस्तान लौटकर 10 साल के लिए बड़ौदा सरकार की सेवा करनी पड़ेगी। दीवान बड़ौदा राज। क्या तुम उन्हें कुछ और महीने यहां रुकने के लिए राजी नहीं कर सकते? आखिर तुम्हारी थीसिस पूरी होने वाली है। नहीं सर। खैर अम्बेडकर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं 4 साल के लिए तुम्हारी अवधि बढ़ा सकता हूं। अगर तुम तब तक लौटाओ तो अधूरी थीसिस पूरी कर सकते हो। आपने मेरा हौसला बढ़ाया सर, थैंक यू। तुम वापस तो आओगे ना? मुझे नहीं पता, उम्मीद तो है। हम लोग बहुत चिंतित थे विवाह। क्यों? इसमें चिंता करने की क्या बात? मेरा जहाज कुछ ही घंटे तो लेट था। हमने सुना जहाज पर बम गिर गया। बम? हाँ, हम लोग जहाज के दफ्तर गए थे, उन्होंने बताया तुम्हारा तार गलत था। तो है भगवान का, केवल तुम्हारा सामान ही उस जहाज पर था। क्या?
जिस जहाज में मेरा सामान था उसी में बम फटा। हाँ, हमने सोचा तुम्हारा जहाज डूब गया। मेरी किताबें, अरे मेरी किताबें थी उस जहाज में। वाह, किताबों को भूल जाओ, कैसी बातें करते हो तुम? अरे भाई तुम तो जिंदा हो। हिंदुस्तान में स्वशासन लागू, हिंदुस्तानियों का शासन में सहभाग, माउंटेजू की घोषणा। हिंदुस्तान में स्वशासन आनंद, कुछ पैसे दो। हिंदुस्तान में स्वशासन लागू। छोटू क्यों अन्ना, अब भी कुश्ती लड़ते हो? जी। नमस्ते। रमा, भिवा आ गया। साहब आ गए? अरे मैं खुद जो आ गया हूँ, अब गहनों की क्या जरूरत है? क्यों? चलो। मैंने हमारे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं थे और मैं इतनी अकेली थी। आपकी बहुत याद आई। दिन रात हर पल हर कॉल आपकी बहुत याद आई। हर शनिवार आपके लिए व्रत रखा मैंने। मैं जानता हूँ तुमने कितने दुख झेले हैं रामू अकेलेपन में। कभी कभी लगता है कितना अपराधी हूं मैं। कबीरा कहे ये जग अंधा। कबीरा कहे ये जग अंधा। कबीरा कहे ये जग अंधा। अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया। अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया। झूठी चाम चटाए कबीरा कहे ये जग अंधा। कबीरा कहे ये जग अंधा। गगन घटा कहरानी साधो। गगन घटा कहरानी साधो। गगन घटा कहरानी। पूरब दिशा से उठी है बदरिया। ओ पूरब दिशा से उठी है बदरिया। रिमझिम बरसत पानी। रिमझिम बरसत पानी। पूरब दिशा से उठी है बदरिया। रिमझिम बरसत पानी। ओ रिमझिम बरसत पानी। अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया। झूठी जाम चटाए कबीरा कहे ये जग अंधा। कबीरा कहे ये जग अंधा। कबीरा कहे ये जग अंधा। अब तो आपकी पढ़ाई खत्म हो गई होगी। ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? तदेव लग्न
शयनं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। जल्दी करो, ये मछली बाजार शुरू हो जाए, इससे पहले हम सबको यहाँ से निकलना होगा। शुभ मंगल सावधान। पर्दा छोड़ दे ओ पर्दा छोड़ दे बिन पर्दे की बात। पर्दा छोड़ दे बिन पर्दे की बात। दुल्हन से दुल्हा मिला तो दुल्हन से दुल्हा मिला तो फीकी कबीरा कहे ये जग। ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? रामू, मुझे वापस जाना है। अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के आया हूँ मैं। इतना सारा पढ़कर क्या करेंगे आप? बहुत हुआ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अरे चिंता मत करो, आज ही नहीं जा रहा हूँ मैं। तुम्हें तो पता है कि मुझे बड़ौदा नौकरी करने जाना है। तो मैं भी साथ चलूंगी। पहले मैं जाता हूँ, रहने की जगह ढूंढता हूँ, फिर आकर यशवंत और तुमको ले जाऊंगा। बोलो, मुझे कमरा चाहिए। हमारा नाम भीमराव अम्बेडकर। हिंदू? हाँ जी। जात? महार। माफ करो, कमरा नहीं है। सिर्फ एक हफ्ते के लिए? मेरा होटल बंद करवाना चाहते हो? जी। दूसरी जगह देखो। पैसेंजर छे। आओ आओ। तुम अकेले हो? जी। बस इतना ज लगे थे? जी। अच्छा, एम आओ आओ। खुदा, रोशन रोशन, वो पारसी नहीं है, उसने सुधरे कुश्ती नहीं पहना है। तुम कौन है? तुम पारसी नहीं है? मैं पारसी हूँ। हमको बेवकूफ समझता है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा सुधरे कुश्ती दिखाओ। चलो दिखाओ, बताओ। मैं हिंदू हूँ। तुम यहाँ नहीं रह सकता है। ये धर्मशाला हमारा बिरादरी ने खाली पारसी लोगों के लिए बनाया है। मैं समझ गया आपकी परेशानी। मैं पारसी नाम लिखूंगा रजिस्टर में। आपकी भी आमदनी हो सकती मैं यहाँ रहूंगा तो। मुझे घर मिलते ही ये जगह छोड़ दूंगा। मैं ऑफिसर हूँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बड़ौदा स्टेट के। ठीक है ठीक है, तुमको एक दिन का 5 आना भाड़ा देना पड़ेगा, बोर्डिंग और लॉजिंग का। और तुमको रजिस्टर में लिखना होगा पारसी नाम। थैंक यू। मैं इसके वास्ते खाना लाती हूँ। इस कमरे में नहीं रह सकता है तुम। हम तुमको दूसरा कमरा देंगे। सामान उठाओ और आओ हमारी साथे। आओ। तुमको यही कमरे में रहना पड़ेगा, ठीक है?
पुरंदर है, स्टाफ सैलरी फाइल दीजिएगा। जरा एक गिलास पानी तो देना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? पानी नहीं है। तो वो क्या है फिर? पानी नहीं है। देखो, तुम सीनियर ऑफिसर होगे, लेकिन तुम इस पानी को छू नहीं सकते। अगर महाराज को इस बात का पता चल जाए तो? कहा जाओ, बोल दो, हम नहीं डरते। ये हमारे धर्म का मामला है। अगर महाराजा तुम्हें पानी पिलाना चाहते हैं तो अपने महल से लाकर पिलाए। वो महाराजा है, कुछ भी कर सकते हैं। वो नौकरी पे रख सकते हैं तुम जैसे गंदे अछूतों को। मुझे याद है जोशी, पर मुझे भी आपकी तरह इकोनॉमिक्स में 3% मार्क्स नहीं मिले थे मिस्टर मुखर्जी। हाँ। अरे वो तो प्रोफेसर सेलिगमैन की मेहरबानी थी। अच्छा, क्योंकि वो मुझे निराश नहीं करना चाहते थे। सच बात तो ये है कि मुझे 0 ही मिलना चाहिए था। डॉक्टर अम्बेडकर जी, मैं जहांगीर उमरीगर, सेक्रेटरी हूँ ऑफिसर्स क्लब का। कहिए। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जरूर, एक्सक्यूज मी। प्लीज कम सर। એટલે કે हमें मिला आपका एप्लीकेशन लेटर। हम आपको खुशी से मेंबर बना सकते हैं क्लब का, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। हाँ, बुरा नहीं मानना, आपको अलग टेबल पर बैठना पड़ेगा। आप अपना अलग कांटा, चमचा, प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ हमारा एक मुस्लिम वेटर मकबूल अहमद ही आपको सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ? प्रिय रामू, जोशी और मुखर्जी जैसे कोलंबिया के साथी होते हुए भी रहने की जगह नहीं मिली। वैसे मेरा बड़ौदा आना पिताजी को कहाँ पसंद था। तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है महाराजा का। महाराजा की सनक और मनमर्जी की ताल पर नाचना चाहते हो तुम, वो भी गुजरात में। पता है कितने रूढ़िवादी होते हैं वो लोग। लेकिन मैं तो पहले ही हाँ कर चुका हूँ पिताजी। क्या? पिताजी की तबीयत बिगड़ी हुई है। उनके लिए मिठाई ले रहा था कि मेरी आंखों के सामने से ट्रेन निकल गई। आखिर मैं किसी तरह घर पहुंचा। पिताजी, पिताजी, दीवा, दीवा, तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बड़ा आदमी बना। पिताजी, पिताजी, कड़ी सके एवं कड़ी कैम सके एवं ना नहीं झूठ पर से आ जाए। कौन से नहीं मदद हुई है। नालायक, नीच, धोखेबाज, झूठे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी नाम रखने की? हम जानते हैं कौन है तू। तो एक हिंदू है पर एक अछूत है। कोई और जगह नहीं मिली क्या रहने के वास्ते? ये जगह कब तक खाली करेगा बोल। बस 1 हफ्ता और मुझे यहाँ रहने की मोहलत दीजिए, मैं तब तक दूसरी जगह ढूंढ लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, बाहर निकल जाओ यहाँ से। सामान के साथ बाहर निकल जाना, वरना अगर आज रात तू यहाँ नजर आया, इन डंडों से तेरा सर फोड़ डालेंगे, समझा? डॉक्टर अंबेडकर, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पधारिए। अंबेडकर, आओ आओ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटे। मैंने तुम्हारा थीसिस कास्ट इन इंडिया पढ़ा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद योर हाइनेस।
बैठो। तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दीवान कह रहे थे कि तुम कुछ परेशानी में हो। सर, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। अम्बेडकर, समझता हूं तुम्हारी परेशानी, मेरी भी कुछ मजबूरी होगी। सब धीरे धीरे होगा। वैसे भी तुम्हें यहां नौकरी देकर मैंने क्रांति की शुरुआत कर दी है। तुम्हें मुझसे इतनी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एक ही दिन में जातिवाद का पूरा पहाड़ उड़ा के रख दूं। इन चीजों में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रखना होगा। लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये सब क्या है रामू? आज आपका पहला दिन है जब आप सिडनम कॉलेज। सिडनम कॉलेज। सुनो, क्या ये बोरिंग अछूत हमें पढ़ा पाएगा? अरे देखना, मेरे पिताजी को पता लगती क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये नमूना अंग्रेजी बोल पाएगा? सच है। I am Professor Ambedkar. I'll be your lecturer in political economy. In case you are wondering, what could I possibly teach you? Allow me to introduce myself. वैसे मैंने MA और PhD की डिग्री पाई है पब्लिक फाइनेंस में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। मेरी थीसिस का विषय है 1765 से आज तक का हिंदुस्तान का आर्थिक इतिहास। इसके अलावा मैं तैयारी कर रहा हूं MSc की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अगर किसी को यह लगता है कि मैं आपको पढ़ाने के लायक नहीं हूं और क्लास के बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं खुशी से अभी। So, let's begin. डॉक्टर अंबेडकर, हूँ प्रोफेसर त्रिवेदी जी। ये पानी सिर्फ प्रोफेसरों के लिए ही है। तो मैं और क्या हूं? हाँ, हम जानते हैं तुम्हें लेक्चरर छो, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि पीने का पानी आप घर से ही लाया कीजिए। अगर आप विद्वान प्रोफेसरों को मेरे पानी पीने पे ऐतराज होता है तो मेरा सुझाव है कि आप अपने घर से पीने का पानी लाएं। या फिर इस पानी को शुद्ध करें। आप त्रिवेदी हैं ना, तो आप बेहतर जानते होंगे कि अशुद्ध पानी को शुद्ध कैसे किया जाए। नहीं, मैं बताता हूं। अमेध शव चंडाल मध्यमाओ साधि दूषितात्। ये मंत्र वृद्ध हरित स्मृति से है। फिर से दोहराऊं, अमेध्य शव चंडाल मध्यमाओ साधि दूषितात्। अमेध्य शव चंडाल मध्यमाओ साधि दूषितात्। गोपालकृत्य कलशैः सहस्रौरे जयेच्च। निक्षिप्य पञ्चगव्यानि वारुणैरभिमन्यये।
स्वशासन ये एक महार का उतना ही जन्मसिद्ध अधिकार है जितना कि एक ब्राह्मण का, और जब तक इस विचार भाव का स्वीकार नहीं होता हिंदुस्तान को स्वशासन मिलने की संभावना नहीं। जिस स्वराज में पिछड़ी जातियों को मूलभूत अधिकार नहीं मिलते वो सही स्वराज नहीं होगा, वो एक नई गुलामी होगी, एक महार। ओह, कितना प्रभावशाली विधान है। दीवान साहब, आप जानते हैं इस पत्र का अनामक लेखक कौन है? नहीं योर हाइनेस। डॉक्टर अंबेडकर। दत्तोबा पवार ने मुझे बताया। डॉक्टर अंबेडकर एक पाक्षिक पत्रिका शुरू कर रहे हैं और उन्हें कुछ मदद की जरूरत है। हाँ योर हाइनेस, मैं मानता हूँ कि आप वर्ण व्यवस्था की अनिष्ट प्रथा को मिटाने और नीची जाति वालों को ब्राह्मणों और पुजारियों के अन्याय से मुक्त कराने की जो कोशिश कर रहे हैं वो है तो बहुत साहसपूर्ण, फिर भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं दीवान साहब, हमें हर तरह से डॉक्टर अंबेडकर का उत्साह बढ़ाना चाहिए, हर तरह से। हम मदद करेंगे उनके पाक्षिक मूक नायक की। मूक नायक, वंचित जगत का नायक। किती किती सांगू तुला, किती किती सांगू तुला ग, किती किती सांगू तुला ग, किती किती शिवतरकर लिखो। हिंदुस्तान भेदभाव का घर है। हिंदू समाज कई मंजिली इमारत जैसा है जिसमें ना तो दरवाजे हैं और ना ही सीढ़ियां। जो जिस मंजिल पर पैदा हुआ है उसे उसी मंजिल पर मरना है। इस मानगांव परिषद ने मुझे विश्वास दिलाया है कि आपको अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया। मुझे भरोसा है ये आपकी बेड़ियां तोड़ डालेंगे। इतना ही नहीं, वो समय आएगा, मेरा मन मुझे कहता है, जब अंबेडकर इस देश के अग्रणी और महान नेताओं में गिने जाएंगे। अंबेडकर, ओ अंबेडकर। रमा, कौन हो सकता है? ओ अंबेडकर। लगता है शाहू महाराज है। चलो ऊपर ही चलते हैं। जी। नमस्ते महाराज, बैठिए। अंबेडकर। हाँ, एक कप तुम्हारी स्पेशल चाय मिलेगी बहन रमाबाई। रामू, चाय। ये बात बिल्कुल सच है कि हर महान आदमी के पीछे एक स्त्री होती है, रमा बहन जैसी। तुम भाग्यशाली हो अंबेडकर। हाँ, हाँ। पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे हो ना? मेरी छोटी सी भेंट, खोलिए उसे। धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो चले, मूकना है ऑफिस जो जाना है। रामू, मैं समझ सकता हूं तुम बहुत दुखी और अकेली हो जाओगी, लेकिन मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है। सिर्फ 2 ही साल की तो बात है। हाँ? रामू, चलो भाई, चलो। वेल वेल, ये कचरा वापस आ गया। ओह, अंबेडकर।
माफ कीजिए, चिकन खत्म हो गया। अभी परोस दिया बचा कुचा। अब सिर्फ गोभी और रसा बचा है। हे, क्या हुआ? रॉबर्ट। ओह, तो तुम मेरे हिस्से का चिकन खा रहे हो। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। मेरे पिता कहते हैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी और कुत्ते बाहर बैठकर खाते हैं, हमारे साथ नहीं। माफी मांगो, मांगो माफी। ठीक है, माफी चाहता हूं। ये गिर गए थे। थैंक यू। अच्छी खबर है, बहुत अच्छी। तुमने नहीं सुनी? प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई गए थे। तो क्या हुआ? सारे बाजार बंद हो गए, काले झंडे दिखाए, गांधी जी ने ब्रिटिश कपड़ों की होली जलाई। और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें गांधी जी को चलाना चाहिए। जैसे कि असनौट कर हिंदुस्तान में आज 6 करोड़ अछूत हैं जिन्हें नागरिक, कानूनी, राजनैतिक या नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। पहले अंग्रेजों का जाना जरूरी है, उसके बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कल तुम्हारे कमरे की लाइट 9:30 बजे तक जलती रही। मैंने तुम्हें पूरी रात बत्ती जलाने की इजाजत नहीं दी है, समझे? अब 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, उसके बाद लाइट बंद। प्रिय शिवतरकर, मूकनायक कैसा है? यहाँ जिंदगी बड़ी कठिन है। मेरी मकान मालकिन बहुत रूखी और भयंकर औरत है। मुझे थोड़े से नाश्ते से ही संतोष करना पड़ता है। यहाँ लंदन की खामोश रातों में मुझे बाड़ाराम भाव का क्लैरिनेट सुनाई पड़ता है। मुझे रमाबाई की चिंता है, तुम उसका ख्याल रखना जैसे हमेशा रखते आए हो। मुझे घर से खबर मिली है कि ट्यूशन टीचर नियमित नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पैसों की बात है तो उसकी तनख्वाह बढ़ा दो या कोई दूसरा टीचर रख लो। बच्चों की पढ़ाई का किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस मामले में तुम खुद ध्यान देना। भीमराव। यहाँ बम्बई में तो तुम्हारे लिए 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती, और अब देखो हजारों मील दूर तुम्हारी चिंता होने लगी है। एक्सक्यूज मी, लाइब्रेरी में खाना मना है। एक्सक्यूज मी, हम लोग उस दिन मिले थे। हम मिले थे? जब तुम्हारे पेपर्स गिर गए थे और मैंने उठाए थे। हाँ, याद आया। पेनी फिट्जजेराल्ड। भीमराव अम्बेडकर। प्लेजर टू मीट यू। मैंने कभी किसी को इतनी मेहनत करते नहीं देखा। मेरे पास वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मैं काम करती हूँ हाउस ऑफ कॉमन्स में। वहाँ के कुछ रेफरेंसेस तुम्हारे काम आ सके। क्यों ना हम कॉफी पीने चले?
और तुम मुझे बताओ तुम्हारे पढ़ाई के विषय कौन से हैं? लेकिन सिर्फ 10 मिनट ही तो लगेंगे, फिर पढ़ाई शुरू कर देना। क्यों, क्या हुआ? बात वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं दे दूंगी। ओह कम ऑन, यकीन मानो इससे मेरा दिवाला नहीं निकलेगा। गुड इवनिंग अंबेडकर। गुड इवनिंग। मैंने तुम्हारा मूक नायक पढ़ा, डम्ब हीरो। तुम लिखते अच्छा हो, लेकिन मुझे तुम्हारे विचार पसंद नहीं। कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बाय द वे, पता है शाहू महाराज नहीं रहे। आज मुझे एक दोस्त मिला था मेरा, बंबई से अभी अभी आया है, उसी ने बताया। In Adam, all men die. Even in Christ shall all be made alive. मेरे पति की मौत हुई तब मैं भी मरना चाहती थी। मैं बहुत खुदगर्जी से पेश आया हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में कभी पूछा ही नहीं। कुछ बताने लायक है भी नहीं। लड़ाई में मारे गए वो। और बच्चे? मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, एक वही बची है मेरे लिए। मैं दुआ करता हूँ कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। Bhimrao Ramji Ambedkar. I hereby call you to the bar and do publish you barrister. टोस्ट नए वकील के नाम, वो अपनी लड़ाई साहस से लड़े और उसे बहुत सफलता मिले। मेरे दोस्तों पर भगवान अपनी कृपा रखे और उन्हें तकलीफों से दूर रखे। भीम, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, ये बाइबल। बाइबल? मैं बाइबल पर एक किताब लिखने वाला हूँ और उसे तुम्हें समर्पित करूंगा। वेल, थैंक यू। अंबेडकर, तुमने सोचा होगा कि मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए यहां बुलाया है। तुम्हें निराश करने के लिए मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हें इसे दोबारा लिखना होगा। तुम्हारे निष्कर्षों से हमारा कोई विरोध नहीं है, मगर मेरे ख्याल से वो गलत है। एग्जामिनर्स का भी यही मानना है। फिर भी हम किसी को अपने विचार बदलने के लिए नहीं कहेंगे, महज इसलिए कि हम चाहते हैं। इसलिए तुम अपने निष्कर्षों को वैसे का वैसा ही रखो अंबेडकर। सिर्फ अपने तेवर थोड़े से बदल दो, मतलब कि अपनी भाषा। ये एक इकोनॉमिक्स थीसिस की बात है अंबेडकर, हुकूमत को नीचा दिखाने का जरिया नहीं। भीम, क्या हुआ? क्या उन्हें थीसिस पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं यकीन नहीं कर सकती, पर क्यों? मेरी भाषा ने उन्हें नाराज कर दिया। जो सच है मैंने तो वही लिखा ना। साम्राज्यवाद मैंने तो पैदा नहीं किया था, उन्होंने किया था। भीम, अब तुम क्या करोगे? फिर से लिखूंगा। पेपर, 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 पेपर। अचानक मैं लक्ष्मी भाई ने रुको तो, पहले मैं तुमसे तो मिलूं। कैसी हो?
यशवंत, ये पेन और कंपास बॉक्स तुम्हारे लिए। कल बाजार जाएंगे और नए कपड़े खरीदेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ और लक्ष्मी बहनी के लिए भी। ये है मेरी लॉ डिग्री। जानती हो उन्होंने क्या कहा? भीमराव रामजी अंबेडकर, I hereby call you to the bar and do publish you barrister. तुम लोग अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते? मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है तुम्हारे इन उदास चेहरों को देखकर और तुम्हारी निराश आवाजों को सुनकर। तुम सिर्फ कराते आ रहे हो हजारों सालों से, पर तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मजबूरी को अपनी बदकिस्मती समझकर गले लगाने में? क्यों जी रहे हो? तुम्हें तो अपनी मां की कोख में ही मर जाना चाहिए था। जागो, जागो। तुम क्यों दुनिया के दुखों, गरीबी और गुलामी के बोझ को अपनी शोचनीय, तुच्छ, घृणित और नर्क जैसी जिंदगी से और अधिक भारी करते हो? तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। अगर तुम नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते या अपने अंदर नया जोश नहीं भर सकते, जागो। सच तो यह है कि इस देश के किसी भी नागरिक के बराबर, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा, तुम्हें भी रोटी, कपड़ा और मकान पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर तुम एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, जो सबसे अच्छी मदद है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए मौलाना मोहम्मद अली साहब ने किसी के सुझाव पर कहा कि अछूतों को हिंदू और मुसलमानों में बराबर बांट दिया जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? क्या हमें बर्दाश्त करेंगे? हमारे गुलामों जैसी लेनदेन होगी? हम कांग्रेस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? गांधी जो महान समाज सुधारक है उस वक्त जेल में थे और वो चुप रहे। क्या हमें ऐसे मसीहाओं की जरूरत है जो ज्यादा फिक्र करते हैं उन रूढ़िवादी मुसलमानों की जो मांग करते हैं खिलाफत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा प्रस्ताव है कि हम अपनी मुश्किलें हल करने के लिए और अपनी शिकायतें सरकार के सामने रखने के लिए एक खास केंद्रीय संस्था की स्थापना करें, जिसका नाम होगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अलग अलग धर्मों के बहुत से उदारतावादी मित्र हमारा साथ दे रहे हैं। साहब, 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 साहब। क्या चाहिए तुम्हें? इस घर में थोड़ी शांति नहीं मिल सकती? सुबह से कमरा बंद करके बैठे हैं, कुछ खाया तक नहीं। खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। तुम खा लो, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। रामू, क्या हुआ? रामू, क्या बात है? क्या हुआ? प्रिय दत्तोबा, हमारे बेटे राजरत्न ने मेरे व्यस्त जीवन में खुशियां भर दी हैं। जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे अपने पिताजी का प्यार और ममता याद आती है। मैं अपने आप को एक अच्छे वकील के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी नीची जाति का होने से हर चीज मुश्किल हो जाती है। तब राजरत्न सब भुला देता है। भीमराव, राजरत्न बहुत बीमार है, आप जल्दी चलिए।
वो अशुभ घड़ी भी आ ही गई और राजरत्न भी हमें छोड़कर चला गया। और अब जब हमने अपनी चौथी भोली भाली और हंसमुख संतान को दफन कर दिया है, हमारी जिंदगी का सारा स्वाद चला गया है। तुम ही बताओ दत्तवा, भाग्य इतना बेरहम क्यों होता है? राजरत्न को क्यों मरना पड़ा? क्यों? मैं भीमराव रामजी अंबेडकर बॉम्बे वैधानिक सभा का सदस्य मनोनीत किए जाने पर ये विधिवत प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं महामहिम बादशाह सलामत के प्रति पूरी निष्ठा और आस्था रखूंगा जैसे कानूनन स्थापित है। और मैं ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व और एकता का समर्थन करूंगा। हमें अपना आंदोलन कोंकण से शुरू करना चाहिए। यह जगह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बोले प्रस्ताव के अंतर्गत आती है, जो कि अछूतों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने की इजाजत देता है। हम लोग महाड आंदोलन की शुरुआत चौदार तालाब को अछूतों के उपयोग के लिए खोलकर करेंगे। यहां से एक सामाजिक विद्रोह की शुरुआत होगी। और देखो, सहस्त्रबुद्धे, चित्रे और टिप्पणिस, तुम लोग गांव-गांव में जाकर हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करो। आखिर में उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए एक तमाशा थिएटर किराए पे लिया है और भारी संख्या में लोग महार की तरफ कूच कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मुझे इस परिषद का अध्यक्ष बनाकर आपने जो इज्जत दी है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। यहां आकर बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी पढ़ाई का पहला अक्षर दापोली में ही सीखा। वो जगह सभी की यादों में बस जाती है जहां अपना बचपन बीता हो। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है कि हम सदियों से नाइंसाफी बर्दाश्त करते आए हैं। मेरी आपसे सलाह है कि उतार फेंकिए वो गंदा रहन सहन और बाहर निकलिए उस नर्क से जिसमें रहने के लिए सवर्ण हिंदुओं ने हमें मजबूर किया है। तो शिक्षित बने, संघर्ष करें और खुद को संगठित करें। अपने ऊपर भरोसा कीजिए और साफ सुथरे रहिए। मैं चाहता हूं कि आप आज ये प्रतिज्ञा करें कि अब से सड़ा गला मांस नहीं खाएंगे, जूठन नहीं उठाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनके अंदर यह भावना पैदा कीजिए कि जिंदगी में उन्हें बड़ा आदमी बनना है। क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता या दौलत पाने की नहीं है,
अपनी आजादी और आत्मसम्मान पाने की है। हम इंसाफ की राह पर हैं, इसलिए इस लड़ाई में हमारी हार का सवाल ही नहीं। महाड के अछूतों को पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उनकी समस्या दूर करने के लिए महाड म्युनिसिपैलिटी ने बोले प्रस्ताव के अंतर्गत चौदार तालाब 1923 में ही जनता के लिए खोला है। इसके बावजूद महाड के अछूतों ने इस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि साफ जाहिर है वे डरते हैं। मैं परिषद से अपील करता हूं कि वो इस मामले में दिशा दें। तो क्यों ना हम शांतिपूर्वक चौदार तालाब चले और पानी पिए, जो हमारा कानूनन हक है। चलो चौदार तालाब। डॉक्टर साहब, दंगा हो गया। दंगा? हाँ, दंगा। उनके हाथों में लाठियां हैं और वो हमारे लोगों को बेरहमी से पीट रहे हैं। भगदड़ मची है, कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर साहब, आप उन्हें रोकिए। कितने वहशी हैं ये लोग। जी, क्या आप अपने लोगों को काबू में करेंगे? अपने लोगों को? हाँ। चित्रे, टिप्रिस, ये हमारे लोगों को रोकने को कह रहे हैं। ठीक है, मैं अपने लोगों को रोकता हूं, लेकिन आप बाकी लोगों को रोकिए। ठीक है। क्या अब आप मंदिर में घुसने की तैयारी में हैं? मंदिर? हमारी परिषद खत्म हो चुकी है, लोग शांति से चले गए हैं। हम हमेशा कानून का पालन करते हैं और याद रखिए, तालाब कानूनन सबके लिए खुला है। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम उनका सिर फोड़ देंगे। शांत रहिए, शांत रहिए। मेरी विनती है कि शांति और सद्भाव बनाए रखें। हम कानून का पालन करते हुए यहाँ तक पहुंचे। कानून अपने हाथ में ना लें। हम और ज्यादा खून खराबा और बर्बादी नहीं होने देना चाहते। शांति से अपने गांव लौट जाएं, मेरी यही विनती है। जाइए।
रही है ना उसने कुछ खाया। तेरी ही फिक्र में बीमार हुई है वो। तुम अपने परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं करते। मुझे पता है मैं क्या करूं। सुनो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। भीवा! भीवा! जब तू पढ़ रहा था तेरे बीवी बच्चों को किसने पाला? जब तेरे पास एक ही पैसा नहीं था, बता मुझे किसने पाला? तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। घर के सारे बर्तन भी मेरे पैसों से खरीदे गए हैं, मेरे पैसों से, समझे तुम? तो उठा कर ले जाइए। ठीक है, मैं सब लेके जाऊंगा। सारे बर्तन मेरे हैं, मैंने खरीदे हैं। सारे तो बर्तन मेरे हैं। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो तुम मुझे। मैं कभी इस घर में अपने पैर नहीं रखूंगा, कभी नहीं रखूंगा, समझे? कभी नहीं फौजी, आपने कुछ खाया? हाँ। प्यारे पाठकों, मूक नायक को बंद करना पड़ा। उसकी जगह मैं एक नया पाक्षिक शुरू कर रहा हूं जिसका नाम होगा बहिष्कृत भारत, जो पीड़ित वर्ग की शिकायतों को आवाज देगा। मैं दूसरी उपजातियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो एक होकर महाड के सत्याग्रह को मजबूत बनाए। आपके लिए टेलीग्राम है अमेरिका से। आपको बधाई दी है। लिखा है आपने एक अभूतपूर्व सामाजिक क्रांति की नींव रखी है। क्या उन्हें ये मालूम नहीं कि तालाब शुद्ध कर दिया गया है? एक और टेलीग्राम बनारस से आया है। लिखा है, हम आपकी हरकत का विरोध करते हैं, इन हरकतों से बाज नहीं आए तो ठीक नहीं होगा। अरे यार, 2 चाय ले 4 नंबर पे। फारूक भाई, हमें कुछ खाने को दीजिए। और बहिष्कृत भारत का नया अंक। सारी प्रतियां बिक गई। शाबाश। काउंसिल की मीटिंग कैसी रही? तूफानी। तो बताओ, क्या स्थिति है महाड में? बोले, सवर्णों ने उन अछूतों के बहिष्कार की घोषणा की है जो महाड आए थे। वहाँ के सारे गांव में हमारे लोगों को कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवर्ण उन्हें अनाज तक नहीं देते, कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मारपीट करते रहते हैं। कईयों को तो जेल में डाल दिया। उन्होंने मुझे भी इतना मारा कि उनके नसीब में है सिर्फ धमकियां और अत्याचार। और महाड म्युनिसिपल काउंसिल ने तो प्रस्ताव पास किया है कि 14 टैंक अछूतों के लिए बिल्कुल खोला नहीं जाएगा। जानलेवा बीमारियों का इलाज सख्ती से करना पड़ता है। भाइयों और बहनों, ये पत्र गैर ब्राह्मण आंदोलन के नेता श्रीमान जवड़कर की तरफ से आया है। लिखते हैं, हम महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण नेता ये घोषणा करते हैं कि आपके सत्याग्रह को हम तन मन से सहयोग देंगे, लेकिन एक शर्त है, कोई ब्राह्मण इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। यह मान लेना गलत है कि सारे ब्राह्मण अछूतों के दुश्मन हैं। निजी तौर पर मुझे ब्राह्मणों से घृणा नहीं है, मुझे घृणा है ब्राह्मणवाद की भावना से, जो कि ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों दोनों में हो सकती है। यह तय हुआ है कि 25-26 दिसंबर 1927 इन दिनों हम सबका महाड में सत्याग्रह होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
अंबेडकर की डॉक्टर अंबेडकर, मैं सारंग, पुलिस सुपरिंटेंडेंट। कलेक्टर मिस्टर हुड आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज कम। भाइयों, महाट जाते समय कड़ा अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन के बिना सत्याग्रह की ताकत कम हो जाती है। नेतृत्व चित्रे करेंगे, मैं बाद में शामिल होंगी। सहस्त्रबुद्धे जी आइए। चलो महान! अस्पृश्यता नाश करो! अस्पृश्यता नाश करो! डॉक्टर अंबेडकर की जय! डॉक्टर अंबेडकर की जय! नजर रखना कि कोई टैंक के नजदीक आने ना पाए, ठीक है? आप मुझे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सवर्णों ने कोर्ट में दावा किया है कि टैंक उनकी अपनी निजी मिल्कियत है और सिविल कोर्ट ने उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया है। मिस्टर हुड, आप और मैं दोनों अच्छी तरह से यह बात जानते हैं कि यह दावा सरासर झूठा है। अब यह सब तो कोर्ट ही तय करेगा कि सवर्णों का दावा सच्चा है या झूठा। लेकिन इस सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम उस तालाब से पानी पिए। देखिए, अगर आप जिद करेंगे तो मुझे गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी और यह अदालत की बेइज्जती का जुर्म होगा। क्या आप अपने 10,000 लोगों को जेल भिजवाना चाहते हैं? इससे कौन सा मकसद हल होगा? आप तो जानते हैं मैं आपके आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं। 4 या 5 लोगों के समुदाय को प्रतिबंध लगाने के हुक्म को मैंने बड़ी मुश्किल से टाला है। थैंक यू, हम आपके आभारी हैं। क्या मैं आप लोगों की कॉन्फ्रेंस में बात कर सकता हूं? बस चंद मिनटों के लिए, जुलूस के टैंक की तरफ निकलने से पहले। यह हो सकता है। अब इजाजत दीजिए, वहां बहुत सारे लोग इंतजार में होंगे। थैंक यू। यह परिषद इस देश में समानता के एक युग की शुरुआत करने के लिए बुलाई गई है। हिंदुस्तानी इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं इसकी तुलना सिर्फ उस मीटिंग से करूंगा जो फ्रांस में सन 1789 में हुई थी और जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत थी। हमारी परिषद हिंदुस्तान में ऐसी ही एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। हम एक लड़ाई का ऐलान करने के लिए जमा हुए हैं और याद रखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ छुआछूत दूर करना ही नहीं है, बल्कि उसकी जड़ को, जाति प्रथा को ही यहां से उखाड़ फेंकना है। हम लोग कोई अमर नहीं हो जाएंगे पानी पीने से उस तालाब का, लेकिन हमारा यह कदम साबित करेगा कि हम लोग भी इंसान हैं। हमें यह सिद्धांत लागू करना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि उसके गुणों से तय होगी। यहां हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे, जहां ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें यह विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। भाइयों और बहनों, धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। भाइयों और बहनों, वैसे तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मनुस्मृति के सिद्धांतों का स्पष्ट निंदक हूं। वो प्रतीक धर्म का नहीं, बल्कि भेदभाव, क्रूरता और अन्याय का प्रतीक है। मेरा तो प्रस्ताव है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे दुखों की इस जड़ का, मनुस्मृति का खुलेआम दहन किया जाए। क्षुद्रतु कार्ये दास्यम कृतमेव वा दास्याय वही सृष्टोऽसौ ब्राह्मण्यास्य स्वयं भुवा। वैश्य शूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् सौ हि चितो स्वकर्मभ्य शोभयेतामिदं जगत्। न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रा दास्याद्विमुच्यते। निसर्गजं हिततस्य कस्तस्मात् तपोहति। प्रिय भावराव,
कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया है और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी। लेकिन अपने खिलाफ तमाम गुस्से और आग के बावजूद भी मैं कमीशन को मिलने जाऊंगा। इस मुश्किल घड़ी में मुझे बड़ा रणभाव की याद आ रही है। वो अगर जिंदा होते तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया होता। लॉ कॉलेज में पढ़ाने के बाद आज मैं पूना जा रहा हूँ। वहाँ कल मेरी साइमन कमीशन के साथ मीटिंग है। साहब अपना ख्याल रखना। मड़के बुआ कह रहे थे आपके दुश्मन कभी। रामो तुम्हें अभी भी बुखार है, दवाइयाँ लेना मत भूलना। मैं अपना ध्यान रखूंगा। तो आप ये बात खास तौर पर चाहते हैं कि अछूतों को सरकारी नौकरियां मिले? जी निश्चित रूप से। क्यों ऐसा चाहते हैं आप? कानून के अमल के मामले में हमारा अनुभव बहुत ही बुरा है। अधिकतर मामलों में कानून का उपयोग पिछड़ी जाति के लोगों के विरुद्ध हुआ है। मैं मानता हूं कि आप अछूतों की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश में रहे हैं, लेकिन क्या सवर्ण आपकी इस काम में मदद करते हैं? ऊंची जाति के सभी हिंदू नीची जाति के लोगों को गंदा काम करने पर मजबूर करते हैं। वो सोचते हैं कि अछूत अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरने लगेगा और वो सवर्णों की हर स्तर पर बराबरी करेंगे। हिंदुस्तान का संविधान अछूतों के साथ सही बर्ताव करे, इसके लिए आपके मुताबिक क्या सही तरीका हो सकता है? सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखनी चाहूंगा, हमारा यह दावा है कि पिछड़ी जाति वालों को हिंदू जाति से अलग रखकर अल्पसंख्यकों की तरह बर्ताव किया जाए। दूसरी बात, पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यकों को दूसरे किसी भी अल्पसंख्यक जाति से अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है। वो भी इस वजह से क्योंकि अछूत हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से गरीब, सामाजिक रूप से गुलाम और यहां तक कि राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहा है और किसी भी अन्य संप्रदाय की तुलना में। इसलिए हमारा दावा है आरक्षण का, और वो भी वयस्क मताधिकार के साथ। और वयस्क मताधिकार ना हो तो फिर हम स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र चाहेंगे। कुछ और ऐसे संरक्षण चाहेंगे जिसमें उनके लिए अच्छी शिक्षा हो और सरकारी नौकरियों में उनका प्रवेश। मिस्टर सोलंकी, क्या आपका भी यही मानना है? हाँ बिल्कुल। आपने अपनी जो ये योजना अभी हमारे सामने रखी, अगर उसे हिंदुस्तान के संविधान में शामिल कर लिया जाए तो क्या उससे हमेशा के लिए वर्ग संघर्ष शुरू नहीं हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन ये बहुसंख्यकों के रुख पर निर्भर करेगा सर। आप एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं और आप ऐसी मांगे हरगिज नहीं करना चाहेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरी ये इच्छा है कि कभी सारा हिंदुस्तान एक होगा, और यकीन है कि वो समय आएगा जब इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो निर्भर करेगा कि अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों का रुख कैसा है। अछूतों के कुल कितने लोग हैं जो वकालत के पेशे में हों? मैं अकेला ही। और कोई सवाल जेंटलमैन? थैंक यू डॉक्टर अंबेडकर। मिस्टर सोलंकी। थैंक यू मेजर एटली। ब्रिटिशों के हस्तक अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो लोग देश की आजादी के लिए शोर मचा रहे हैं उनका व्यवहार बिल्कुल असंगत है? हाँ बिल्कुल। उन लोगों ने साउथ अफ्रीका में बसे भारतीयों और ब्रिटेन में बसे भारतीय विद्यार्थियों के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ तो जोरदार विरोध प्रकट किया, मगर साथ ही अपने देशवासियों और धर्म भाइयों को मानव अधिकारों से वंचित रखा। ये व्यवहार असंगत, खुदगर्जी भरा हुआ और बेशर्मी का है। इसलिए मेरा संपादकीय कहता है कि हमें पूरी ताकत के साथ कदम उठाना चाहिए ताकि ये पता चल जाए सवर्णों को कि छुआछूत का पालन करना उतना ही खतरनाक है जितना जबान पर दहकता हुआ कोयला रखना। सभी अछूत नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और अगर किसी ने रोका तो हम सत्याग्रह करेंगे। नाइक,
अछूतों के लिए राजनीतिक अधिकार पाना अधिक महत्व रखता है, न कि मंदिर में प्रवेश करना। हम चाहते हैं आप आंदोलन के नेता बने, बाकी सारी जिम्मेवारी हम उठा लेंगे। ठीक है भावराव, तो सत्याग्रह के संबंध में एक नोटिस कालाराम मंदिर के ट्रस्टीज को भेज दीजिए। हम समाचार पत्र द्वारा अस्पृश्यों को उत्तर दे रहे हैं। मैं पढ़कर सुनाता हूं। सेवा में श्री नारायण गाडगीळ, संपादक कोहिनूर। श्री कालाराम मंदिर पंचवटी के न्यासी मंदिर के मालिक नहीं हैं। उन्हें मंदिर की परंपरा में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। मंदिर की स्थापना से ही हमारे पूर्वज यहाँ के पुजारी नियुक्त किए गए थे और हम इस परंपरा का प्रामाणिकता से पालन कर रहे हैं। हम पुजारी इस मंदिर की सर्वोच्च शक्ति है। अगर न्यासियों ने अपने अधिकारों का उपयोग मंदिर की पवित्रता भंग कर अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए किया तो हम तीव्र विरोध करेंगे। चलो जल्दी बाहर निकलो, मंदिर के चारों दरवाजे बंद करो। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश से मंदिर के चारों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हमें किसी भी कीमत पर मंदिर में प्रवेश और भगवान की पूजा का अधिकार स्थापित करना है। मैं समझता हूं इसके लिए सत्याग्रह के सिवा कोई रास्ता नहीं। भावराव, लोगों को चारों द्वारों पर तैनात कीजिए, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। द्वार खुलते ही सबसे पहले प्रवेश करने वाले हम लोग होंगे। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, तो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। डॉक्टर अंबेडकर, आपको नहीं लगता कि द्वार पर इकट्ठा होकर लोगों को अंदर न जाने देना एक जुर्म है? हाँ है मिस्टर गॉर्डन, मैं जानता हूँ। अगर मैं इंडियन पिनल कोड की धारा 144 लागू कर दूं तो आपके सिर्फ 4 लोग ही रह पाएंगे। इसके बावजूद भी हम लोग अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष करेंगे। छेड़ू ना पत्ता छेड़ू ना कोई जीव सताऊं, पात पात में प्रभु बसत है वही शीस नवाऊं। रथ यात्रा के संबंध में आप कौन सा कदम उठाने वाले हैं? हम अछूत भगवान का रथ खींचने वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे और रथ में रखी हुई मूर्ति की पूजा करेंगे। यही तो परंपरा रही। सवर्ण हिंदू मंदिर के मुख्य द्वार तक रथ खींच कर लाएंगे। द्वार से 10 फीट के बाद वो लोग रथ छोड़ देंगे और फिर उसके बाद आपके लोग रथ की रस्सी को खींचेंगे। क्या आपको ये मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर। और क्या रंग चढ़ाऊं, कहत कबीर सुनो भाई। हमें 50 लोग चुनने हैं उस रथ को खींचने के लिए। लेकिन 5000 लोगों में से 50 कैसे चुनेंगे? उन्हें चुनिए जो भारी भरकम और तगड़े हों।
भागे जा रहे हैं। जाओ, रोको उन्हें। मेरी बात सुनो नाइक। जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई और पुलिस को हटाने की धमकी से हमारे सामने अब यह साफ है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों में सरकार की कोई रुचि नहीं है। ऐसी सरकार किसी के काम की नहीं है। मैं नासिक के मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों से सहमत नहीं। इस मामले में अपना बयान मैं सरकार को पहले ही लिखकर भेज चुका हूँ, जो कि सही है। डॉक्टर साहब, कहिए। वायसरॉय साहब ने भेजा है। धन्यवाद। ओह, ये तो निमंत्रण पत्र है लंदन में होने वाली गोलमेज परिषद के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभिनंदन। धन्यवाद। प्रिय चित्रे, कांग्रेस और मिस्टर गांधी ने गोलमेज परिषद का बहिष्कार किया है। कांग्रेसी उनसे नफरत करते हैं और गालियां देते हैं जो परिषद में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं वही मांग करूंगा जो मेरे लोगों का अधिकार है। मैं निश्चित ही स्वराज की मांग उठाऊंगा। कमेटी के प्रतिनिधियों का चुनाव और प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप। मिस्टर चेयरमैन और गोलमेज परिषद के आदरणीय सदस्यगण, मैं और मेरे साथी राव बहादुर श्रीनिवासन हिंदुस्तान की पिछड़ी जातियों का दृष्टिकोण आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तान की आबादी का 5वां हिस्सा है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि हिंदुस्तान से ब्रिटिश सरकार को हटाकर उसकी जगह लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार कायम की जाए। पिछड़ी जातियों ने ब्रिटिशों का इस उम्मीद से स्वागत किया था कि वो उन्हें कट्टर सवर्णों के दमन और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। ब्रिटिशों के पहले हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, क्या आज जा सकते हैं? ब्रिटिशों के पहले अछूत पुलिस और सेना दल में भर्ती नहीं हो सकते थे, क्या वो अवसर अब है हमारे लिए? हमारे सारे घाव आज भी खुले हुए हैं और टीस दे रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश शासन के 150 साल बीत चुके हैं। हिंदू उन पर हक जमाते हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए, और मुसलमान उनके अलग अस्तित्व को इसलिए मान्यता नहीं देते क्योंकि उनको डर है शायद कि एक प्रतिद्वंद्वी को शामिल करने से उनके अधिकार कम हो जाएंगे। सरकार द्वारा दबाए, हिंदुओं द्वारा सताए और मुसलमानों द्वारा उपेक्षित हमारा पीड़ित वर्ग बिल्कुल ऐसी निस्सहाय एवं दयनीय स्थिति में है जिसकी इस दुनिया में और कोई मिसाल नहीं। इसलिए हमारा मानना है कि पिछड़ी जातियों की समस्याएं तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक कि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में नहीं आती। आज देश का जो तेवर है उसमें ऐसा कोई भी संविधान कारगर नहीं होगा जो देश की आबादी के बड़े हिस्से को मंजूर ना हो। वो वक्त जब फैसला ब्रिटिश करते थे और हिंदुस्तान मंजूर करता था बीत चुका है, कभी न लौटने की। डॉक्टर अंबेडकर, आज तुम छा गए। भाषण देने का आपका तरीका कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छा था।
मैंने तो वही कहा जो सच्चाई है। बेटे, मुझे तुम पर बहुत नाज है। मुझे याद है जब पहली बार हम मिले थे, लगता है जैसे कल ही की बात। मैं चलता हूँ। अच्छा, गुड बाय। सर, जब बात चली रही है तो मैं आपके कर्ज के बारे में। कैसा कर्ज? मेरी पढ़ाई के लिए। ओह, वो स्कॉलरशिप था। डॉक्टर अंबेडकर, आप बहुत अच्छा बोले। थैंक यू। जी हाँ, मैं भी यही समझा था, लेकिन पिछले 6 साल से दीवान जी लगातार चिट्ठियां लिखकर वो कर्ज वापस करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कॉलेज को भी चिट्ठी लिख दी जहां मैं पढ़ाता हूँ। ये उसका पागलपन है। मैं माफी चाहता हूँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। थैंक यू मुझसे बात करने का। माय प्लेजर। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपके आंदोलन को काफी समय से देखती आ रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप हमेशा से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। कांग्रेस ने गोलमेज सभा का बहिष्कार किया, लेकिन आप उसमें शामिल हुए। फिर भी हाल ही में आपने बचाव किया उन 47 कांग्रेसी सत्याग्रहियों का जो चिरनेर फायरिंग केस में शामिल थे। क्या ये अंतर्विरोधी नहीं? मिस रोजा एप्स्टाइन। हाँ, मिस एप्स्टाइन, मेरी स्थिति बिल्कुल अंतर्विरोधी नहीं है। मैंने कुछ सिद्धांतों की वजह से ये केस हाथ में लिया। मैं कांग्रेस से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर नागरिक को आंदोलन करने का अधिकार है। लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता सरकार के टिकने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन खुद गांधी जी ने बुलावा क्यों? जाहिर है भेड़ों जैसे हमारे झुंड को अपने साथ शामिल करना होगा। उनके असर से बचे रहना। वो भगवान नहीं है। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते। बापूजी छत पर हैं। नमस्ते। आइए। नमस्ते। कहाँ तक सीखा चरखा चलाना मेरा बहन? मैं कोशिश कर रही हूँ बापू। गुड। तुम बिल्कुल सही काट रही हो। ध्यान दोगी, लगन के साथ करोगी, तो एक दिन तुम निपुण हो जाओगी। बिल्कुल सही। गुड गुड, दैट इज राइट। बापूजी, डॉक्टर अंबेडकर आ गया जी। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर अंबेडकर, आप मुझसे मिलना चाहते थे? गांधी जी, आपने ही मुझे चिट्ठी भेजकर बुलाया था। हाँ हाँ हाँ, याद आया। पता चला है कि आपको शिकायत है मुझसे और कांग्रेस से। मैं आपको बता दूं, अछूतों की समस्या को लेकर मैं चिंतित रहा हूं मेरे बचपन से। तब आप पैदा भी नहीं हुए थे डॉक्टर अंबेडकर। मेरे प्रयासों से ये बात कांग्रेस के मंच पर भी उठाई गई। और यही नहीं, हमने 20 लाख रुपए भी दिए हैं अछूतों के जीवन सुधार के लिए। आश्चर्य की बात है कि आप जैसा व्यक्ति कैसे विरोध कर सकता है मेरा और कांग्रेस का। असल में कांग्रेस ने इस समस्या को समझने का सिर्फ दिखावा किया है, दांभिकता भरे झूठे और खोखले आश्वासन देकर। आपने कहा कि कांग्रेस ने 20 लाख खर्च की। मैं कहता हूं कि व्यर्थ खर्च की। अगर कांग्रेस अपना दायित्व समझती है तो कांग्रेस का सदस्य बनने की शर्त होनी चाहिए छुआछूत ना मानना, ना कि खादी पहनना। आप कहते हैं कि ब्रिटिशों के मन में हमारे लिए कोई बदलाव नहीं आया। मैं ये पूछता हूं कि हिंदुओं के मन में भी कहां बदलाव आया है हमारे लिए? जब तक वो अड़ियल बने रहेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हिंदुओं पर, कांग्रेस पर या किसी महात्मा पर। इतिहास साक्षी है कि महात्मा हवा के झोंके जैसे होते हैं, जो धूल तोड़ाते हैं लेकिन ठोस कुछ नहीं करते। गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं, लेकिन ये सारा देश आपकी मातृभूमि है डॉक्टर अंबेडकर। और जहां तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने पढ़ा, उससे यह साबित होता है कि आप एक सच्चे और निष्ठावान देशभक्त हो। इसे मैं अपनी मातृभूमि कैसे कह सकता हूं जहां कुत्ते बिल्लियों जैसा सलूक होता है हमारे साथ? हम लोगों के साथ जो बर्ताव होता है वो इतना असहनीय है कि अगर हम कभी निष्ठावान न रह पाए
तो दोष इस मिट्टी का होगा, ना कि हमारा। कांग्रेसियों ने हमारे आंदोलन का विरोध किया, देशद्रोही कहा, और आप मुझे देशभक्त कह रहे हैं। मेरा मानना है कि मैं अपने लोगों के बुनियादी हकों की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं, इस भूमि को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। आप मुझे देशद्रोही कहें या देशभक्त, मुझे इसकी कतई परवाह नहीं। तो आपकी हमसे क्या अपेक्षा है डॉक्टर? आपने मुसलमानों और सिखों को राजनीतिक अधिकार देने की बात मान ली, जो कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से अछूतों से ज्यादा आत्मनिर्भर है। गोलमेज परिषद ने अछूतों के लिए इसी तरह के राजनीतिक अधिकारों की सिफारिश की है। आपका क्या विचार है? मैं राजनीतिक आधार पर हिंदुओं और अछूतों में बंटवारे के खिलाफ हूँ। यह सरासर आत्मघाती निर्णय होगा। आपके स्पष्ट मत के लिए आभारी हूँ। हमें पता चल गया कि इस संघर्ष में हम लोग कहां खड़े हैं। अब मैं इजाजत चाहूंगा गांधी जी। इतना असंयम? महादेव भाई। जी बापू। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनकी कोई मातृभूमि नहीं? शायद महार होने के नाते ऐसा सोचते हो। डॉक्टर अंबेडकर क्या महार है? सारी दुनिया जानती है बापू। सारी दुनिया जानती होगी, पर मैं नहीं। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया उनके बारे में? मुझे लगा वे तो पुरोगामी ब्राह्मण हैं, पूना के। मिस्टर गांधी आज गोलमेज परिषद में हिस्सा लेने के लिए लंदन रवाना हो गए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस परिषद के सदस्य ब्रिटिश सरकार के चुने हुए हैं, ना कि हिंदुस्तानी जनता के। मिस्टर गांधी के प्रतिनिधि बनने से हमारे दावे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारी पहली जरूरत है पिछड़ी जातियों को राजनीतिक सत्ता से लैस करना, वही एक रास्ता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, आपको नहीं लगता कि शिक्षा से दलितों की स्थिति में सुधार होगा? लगता है अब गांधी जी से मिलकर आए हैं। हम लोगों में से सबसे ज्यादा शिक्षित मैं हूँ, फिर भी समाज मेरे साथ अछूतों जैसा ही बर्ताव करता। आप क्या मांगे रखने वाले हैं? हम स्पष्ट विभाजन चाहते हैं हमारे और सवर्णों के बीच। आप ये सब कैसे करना चाहेंगे? हिंदुस्तान के भावी संविधान में पिछड़ी जातियों को ऐसा मूल अधिकार दिया जाए जिसके तहत छुआछूत कानूनन जुर्म हो और दोषी सजा का हकदार हो। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, मिस्टर गांधी ने कहा है कि स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम गंभीर होगा और जो अछूत है वो फिर भी अछूत ही रह जाएंगे। उन्हें कहने दीजिए। आप 2000 साल से बह रही धारा को रोककर उसे विरुद्ध दिशा में नहीं बहा सकते। दमन करने वाले कभी मसीहा नहीं बन सकते। हम राजनीतिक सत्ता चाहते हैं, न कि सिर्फ खूबसूरत शब्द, अच्छे इरादे या दान। एक और सवाल डॉक्टर अंबेडकर प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, मैं जानता हूं प्रतिनिधियों के दिमाग में क्या है। अल्पसंख्यक वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व का प्रश्न। हम राजी हैं मुसलमानों और सिखों को विशेष स्थान देकर समझौता करने के लिए, अर्थात इसके कुछ ठोस ऐतिहासिक कारण भी हैं। लेकिन जहां तक अछूतों का सवाल है, मैं और कांग्रेस दोनों विरुद्ध हैं उन्हें खास प्रतिनिधित्व देने के मामले में। अछूत हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है और उन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। हमारे खिलाफ लड़ाई का बिल्कुल बच गया। भीम, क्या हुआ? उन्होंने अल्पसंख्यक कमेटी को स्थगित कर दिया है। मैंने सुना है कि वो मुसलमानों के साथ एक सौदा करने वाले हैं। सौदा किस तरह का? कांग्रेस मुसलमानों की 14 मांगे मान लेगी अगर मुसलमान हमारा विरोध करें तो। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो इतने बड़े संत माने जाते हैं, वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। संत? वो एक मंझे हुए राजनेता है फैनी। कोई रास्ता नहीं बचता तो मिस्टर गांधी फिर षड्यंत्र करते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और साथियों, मुझे बड़े दुख के साथ ये घोषणा करनी पड़ रही है कि हम सांप्रदायिकता के प्रश्न पर
आपसी बातचीत के द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने में असफल रहे हैं। ये असफलता कमेटी के गठन में ही छिपी थी, जिसके सदस्य सरकार के प्रतिनिधि तो हैं, मगर जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो सारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें अछूत भी शामिल है। और मिस्टर चेयरमैन सर, मुझे इस बात में जरा सा भी शक नहीं है कि अपने समुदाय का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, पर महात्मा जी का दावा है कि कांग्रेस मुझसे ज्यादा अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये उन तमाम झूठे बयानों में से एक है जो गैर जिम्मेदार लोग अक्सर देते रहते हैं। ऐसे टेलीग्राम पिछड़ी जातियों के लोग मेरे पास देश के कोने कोने से भेज रहे हैं। उनका कांग्रेस के आंदोलन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम के तरीके का विरोध करते हैं। मैं एक और बात बताना चाहता हूं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कि अछूत वर्ग हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए शोर नहीं मचा रहा है, लेकिन अगर यह हस्तांतरण होता है तो सत्ता सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में, विशिष्ट वर्गों में या किसी खास दल के कब्जे में नहीं होनी चाहिए। उस सत्ता में सारे समुदायों की सही साझेदारी होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि छुआछूत अब बिल्कुल खत्म होने वाली है और स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र देने से यह कलंक बना रहेगा। मैं हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर यह समझाना चाहूंगा अछूतों को कि छुआछूत हटाने का यह तरीका नहीं है। मेरे लिए तो छुआछूत जिंदा रहने से बेहतर है हिंदू धर्म की मौत। मैं बड़ी इज्जत करता हूं डॉक्टर अंबेडकर की, पर ऐसा लगता है कि जिस भयानक अन्याय की चक्की में वे पिस चुके हैं और संभवतः जिन कटु अनुभवों से वे गुजरे हैं, उनके कारण वे गुमराह हो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर का यह दावा कि वे समस्त अछूतों की वकालत करते हैं बिल्कुल उचित नहीं है। मैं ये विनयता से कहता हूं कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूं हिंदुस्तान के समस्त अछूतों का। अछूतों के राजनीतिक अधिकारों की जो लोग बातें करते हैं, अपने हिंदुस्तान को कतई नहीं जानते। प्राणों की बाजी लगाकर इस तरह के राजनीतिक बंटवारे का मैं विरोध करूंगा। ये सरकार जातियों के आपसी मतभेदों को संविधान बनाने के काम में रुकावट नहीं डालने देगी। इसलिए जातियों के आपसी मतभेदों को आप कभी भी ज्यादा अहमियत ना दें। मैकडोनल्ड के अलग चुनाव क्षेत्र की बात गांधी जी ने तो कभी मानी नहीं। लेकिन मुसलमान, सिख और ईसाइयों को तो अलग चुनाव क्षेत्र दिए गए हैं। वो उसका विरोध क्यों नहीं करते? सिर्फ हमें ही परे रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं वो? महात्मा जी के तरीकों की गहराई को समझना हम सामान्य जनों के बस में कहा, लेकिन महात्मा भी कोई अमर व्यक्ति नहीं है, ना ही कांग्रेस। महात्मा जी का विरोध करने के बजाय आप ये क्यों नहीं मान लेते कि वो छुआछूत दूर करने की बात को गंभीरता से ले रहे हैं? बहुत सारे महात्मा हिंदुस्तान में आए जिनका उद्देश्य छुआछूत दूर करना तो था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। महात्मा आए और महात्मा चले गए, लेकिन अछूत फिर भी अछूत ही रह गए। अंबेडकर, 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 बापूजी को बचाओ, अंबेडकर, बापूजी को बचाओ, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, डॉक्टर अंबेडकर, बापूजी को बचाओ, डॉक्टर अंबेडकर, बापूजी को बचाओ, अंबेडकर। आप लोग मुझे शांति से रहने क्यों नहीं देते? बहुत काम करना है मुझे। वहाँ गांधी जी खतरे में है और ये यहाँ शांति से जीना चाहते हैं। आप जाकर क्यों नहीं मिलते महात्मा जी से पूना में? आखिर क्यों? मैं जो चाहता हूँ मैंने बता दिया। मुझे काम करने दीजिए। कल सुबह मुझे कोर्ट जाना है एक केस के लिए। क्या पैसा कमाना तुम्हारे लिए गांधी जी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? मैडम पेरीन और मिस्टर ठक्कर, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। आपके नेताओं को रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं होती होगी। अगर मैं काम नहीं करूं तो खाओ क्या, मेरा परिवार भूखों मरेगा।
मुझे अकेला छोड़ दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर, दुनिया भर से हमें तार मिल रहे हैं जिनमें गांधी जी की जिंदगी बचाने की प्रार्थना की गई है। महात्मा जी को बचाना ही चाहिए, लेकिन हमारे हकों के सामने आप गांधी जी की जिंदगी का प्रश्न आखिर क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप चाहे तो मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन अपने लोगों के हकों की बलि नहीं चढ़ाऊंगा सिर्फ गांधी जी की जिंदगी बचाने के लिए। आप गांधी जी से विनती करें कि वो अपना उपोषण 1 हफ्ता विलंबित करें और फिर हल ढूंढिए इस समस्या का। से बात मनवा लेने के अपने तरीके हैं, हमें भी अपनी इच्छा शक्ति दिखानी होगी। उपवास शुरू करके उन्होंने तो हमें खलनायक ही बना दिया। कौन है? नहीं, आपको तो बुखार था, आपको नहीं आना चाहिए था। उन्होंने अपना खाना बिना छुए भेज दिया। मुझे पता है वो बीमार थे, इंग्लैंड में। बैठो। क्यों अपने आप को मारने पर तुली हुई हो? और भी बहुत सी परेशानियां हैं मुझे। खाएंगे नहीं? प्रेमा, करीब 12 बजने को है, उपवास अब शुरू होगा। बाबू, धन्यवाद। वल्लभ भाई, मेरी ईश्वर के साथ लड़ाई शुरू होती है। आपके आराम करने से पहले बाबू, पत्रकार आपसे मिलना चाहते हैं। रमा, अरे आप गए? लेटी रहो, आराम करो। आपके लिए खाना लाती हूँ। नहीं रमा, तुम मत उठो, मैं खाना लाती हूँ। लेटी रहो। तुम दवाई तो ले रही हो ना? क्यों लड़ रहे हैं आप गांधी बाबा से? ये तो मेरे भाग्य में है। ना लड़ो तो हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे। कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर से पहले मिलना चाहूंगा। नमस्ते। नमस्ते। चलिए। गांधी जी, आप बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ। यह तो मेरी मजबूरी है। आपका क्या सुझाव? मुआवजा, अलग चुनाव क्षेत्र की मांग छोड़ने का। मैं समझ गया। आरक्षित सीटें, पर उनकी संख्या में समझौता होना चाहिए। मेरी बात सुनो अंबेडकर, मैं सदैव आपके साथ हूं। आप अछूत हो जन्म से, मैंने खुद को अछूत मानना अपना लिया है।
आप मुझे बचाना चाहते हैं, मैं जानता हूं। जी गांधी जी, मैं अलग चुनाव क्षेत्र की बात पर अड़ नहीं रहा हूं सिद्धांतों की वजह से। हमारा मानना है कि अल्पसंख्यक विधानमंडल में भेजने के लिए ऐसे लोग छांटें जो सिर्फ नाम के नहीं, उनके असली प्रतिनिधि हो। बहुत अच्छे, लेकिन ऐसा क्यों कि कुछ सीटों के लिए पैनल और कुछ के लिए सीधा चुनाव? इससे तो एक अनैसर्गिक विभाजन हो जाएगा शोषित पीड़ित वर्गों में, और आपस में बंटवारा भी। क्यों ना पैनल के द्वारा प्रारंभिक चुनाव करें सभी सीटों के लिए? ठीक है, सभी सीटों के लिए पैनल मंजूर है मुझे। शाबाश। अब पैनल बनाओ 5 का बजाय 2 के। मैं आपको वचन देता हूं अंबेडकर, आज से मेरी पूरी जिंदगी इस देश से छुआछूत को जड़ से मिटाने के लिए ही अर्पित होगी। अब बाकी बातें विस्तार से इन साथियों के साथ। मैंने अपने बाकी साथियों से बात की है। प्रांतीय सभा के लिए वो लोग 126 से ज्यादा सीटें देने के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन हम लोग 197 सीटों की मांग पर अडिग हैं। पत्र मिल रहे हैं डॉक्टर साहब, इस तरह जान खतरे में डालना ठीक नहीं है। तो हम सहमत है 148 सीटें देने के लिए, और हिंदू सीटों में से 10% सेंट्रल असेंबली में। लेकिन प्राथमिक चुनाव की व्यवस्था 10 साल के अंत में खत्म होनी चाहिए, और आरक्षित सीटों का सवाल अगले 15 साल तक जनमत से तय किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर, सुरक्षित सीटों और अलगाव का पाप बढ़कर महापाप हो जाएगा अगर हम उसे खत्म करने का जिम्मा पीड़ित वर्ग की मर्जी पर छोड़ दे। और जनमत संग्रह के लिए 15 साल का समय मांग रहे हैं आप। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि अगले 20 सालों में छुआछूत की प्रथा नहीं रहेगी, लेकिन जब सवर्णों को डेमोक्रेसी की तलवार का सामना करना पड़ेगा, तभी उनका अछूतों के प्रति अमानवीय व्यवहार बदल पाएगा। डॉक्टर अंबेडकर, आप समझते क्यों नहीं? गांधी जी की जिंदगी खतरे में है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? माफ कीजिए। कोई बात नहीं, मैं किसी को साफ करने के लिए कह दूंगा। देवदास, बापूजी कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा हालत गंभीर है, उनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वे बहुत कमजोर हो गए हैं। आपने सुना देवदास क्या कह रहा है? डॉक्टर अंबेडकर, मान जाइए, मान जाइए, जनमत की बात को ना उठाइए, मान जाइए। मैंने इनकी बहुत सारी बातें मान ली हैं बापूजी। 197 से 150 सीटों पर आ गया, केंद्रीय विधानमंडल में 18% और पैनल में 4। मैं मानता हूं कि इस वजह से छुआछूत की प्रथा 15 या 20 सालों में गायब नहीं हो जाएगी। मेरा प्रस्ताव है कि इस मसले पर 10 सालों में पीड़ित वर्गों का मत संग्रह करा लिया जाए, लेकिन ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपको मतलब इससे सवर्णों की धीरज की अग्नि परीक्षा हो जाएगी? विचार बुरा नहीं, पर इतना इंतजार क्यों करें? क्यों न
5 साल में सवर्णों के अछूतों पर सदियों से किए हुए अत्याचारों के खिलाफ अछूतों के अंदर जो पीड़ा और नाराजगी है, क्या उसे बयान करने की जरूरत है? तब भी आप सोचते हैं बापूजी कि 5 साल। जानता हूं आपको हक है अपने बचाव की मांगे करने का, पर अपनी इस मृत्युशैया पर लेटे हुए मैं आपसे उदारता की अपेक्षा रखता हूं। थोड़ी मोहलत मांगता हूं सवर्णों के लिए। उनका ईमान अब जागने लगा है अम्बेडकर। कानूनी उपाय करेंगे इस वक्त तो फिर हृदय परिवर्तन और आत्मशुद्धि के इस कार्य में विलंब हो जाएगा। लेकिन बापूजी, ठीक है जनमत, लेकिन 5 साल के अंदर। पाँच साल या मेरी जिंदगी। डॉक्टर अम्बेडकर, हमें अब चलना चाहिए। मिस्टर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच लंबे समय से चला आ रहा आमना सामना आज आखिर पूना करार के रूप में खत्म हो गया। डॉक्टर ने इस पर जनमत संग्रह की शर्त के बिना दस्तखत करना कबूल कर लिया है। इस समझौते पे डॉक्टर अंबेडकर और पंडित मालवीय दस्तखत करेंगे। इससे गांधी जी का दीर्घ कुपोषण भी समाप्त हो जाएगा। मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्वकर्मणि। डॉक्टर अंबेडकर, एक बार फिर लोगों के मन में आप गुस्से की वजह बन गए। मैं क्या कहूं मिस एप्स्टाइन, ये मेरा दुर्भाग्य है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज इस देश के हिंदुओं के दिल में सबसे ज्यादा नफरत मेरे लिए है। मुझे देशद्रोही करार दिया गया, नाशक ठहराया गया हिंदुत्व का, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया गया। लेकिन जब ये धुआं हट जाएगा और जब इतिहासकार निष्पक्ष होकर मेरी जिंदगी का वापस लेखा जोखा करेंगे, तब उन्हें जाकर मेरी देशभक्ति का एहसास होगा। ऐसा अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो मैं परवाह नहीं करता। मैं जानता हूं कि पीड़ित वर्गों का मेरे काम में असीम विश्वास है। ये पक्का है कि मैं उनके दिल में हमेशा बसा रहूंगा। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपका और आपके साथियों का समर्थन चाहता हूं सुब्बरायन और अय्यंगार मंदिर प्रवेश के बिल पर। मान लीजिए मैं मंदिर प्रवेश बिल को स्वीकार कर लूं, लेकिन चातुर्वर्ण और जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष करूं, आप कौन सा पक्ष लेंगे? और अगर मैं चातुर्वर्ण को स्वीकार कर लूं, तो आपकी उसको लेकर क्या व्याख्या होगी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या इसका उल्टा, सबसे ऊपर शूद्र? डॉक्टर अंबेडकर, मैं एक हिंदू हूं इसलिए नहीं कि मैंने हिंदू के घर जन्म लिया, बल्कि इसलिए ये मेरी इच्छा है और विश्वास है।
कोई ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है हिंदू धर्म में जिसका मैं आचरण करता हूं। लेकिन अगर आपका झगड़ा वर्ण व्यवस्था से है तो फिर मैं नहीं हूं आपके पक्ष में, क्योंकि मेरी ये दृढ़ आस्था है कि वर्णाश्रम हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तब मैं भी आपके पक्ष में नहीं हूं। बापू, हमारी मुक्ति राजनीतिक सत्ता पाने पर होगी, न कि तीर्थ यात्रा या फिर उपवास करने से। इजाजत चाहूंगा। वैसे मैं एक राय दूं, हमेशा इस उपवास रूपी हथियार का इस्तेमाल ना करें। आपकी जिंदगी कीमती है, देश को जरूरत है आपकी। मैं जानती हूँ आपको किताबों से लगाव है, लेकिन ये तो हद है। आपने किताबों के लिए घर बनवाया है? अगले सप्ताह मुझे फिर लंदन जाना है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए। रमा, यहाँ बैठो। मेरी एक इच्छा है साहब। हाँ रमा, अगली बार मैं इलाज के लिए तुम्हें अमेरिका ले चलूंगा। नहीं, यही ठीक होगा। अमेरिका और इंग्लैंड नहीं, पंढरपुर। मैं पंढरपुर के विठोबा के सामने सिर नवाना चाहती हूँ। मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? भगवान विठोबा नीची जाति के लोगों को दर्शन नहीं देता। ऐसे भगवान के पास क्यों जाएं, जो कि हमें आशीर्वाद भी नहीं देना चाहता। नासिक में मंदिर प्रवेश के लिए आप लड़े थे। हाँ, लेकिन वो लड़ाई हमारे हकों की थी, भगवान के दर्शन के लिए नहीं। अगर वो हमें हिंदू मानते हैं तो भगवान के दर्शन पर भी हमारा हक होना चाहिए। मैं और अछूतों की तरह दूर से ही दर्शन कर लूंगी। नहीं नहीं रमा, नहीं। समझने की कोशिश करो राम। जो भक्तों के बीच भेदभाव करे वो भगवान नहीं, पत्थर है। हमारा भगवान हमारे हृदय में है। उस भगवान के पास जाकर हमें अपने आप को छोटा नहीं करना चाहिए, जिसे हमारी परवाह नहीं। अपने पंढरपुर हम खुद बनाएंगे रामू। हाँ? प्रिय भावराव, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में मैं सिलेबस में कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य और अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच फंस गया हूं। मुझे रमा की सेहत की चिंता है। पिछले कई दिनों से उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। बहुत कोशिश की मैंने। रमा, पी लो इसे, अच्छी हो जाओगी। नहीं, जल्दी से अच्छी हो जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया है रमा। मैं खुश हूँ। मैं शांति से मरूंगी। मैं मरने से नहीं डरती। मैंने कई मृत्यु देखे। मेरी माँ, पिता, आपके माता पिता, चाचा, आपके भाई, हमारे 4 बच्चे, गंगाधर, हिंदू, राजरत्ना, इन सबको मरते देखा है मैंने। साहब,
है? हो रही है। बोलो मत, थक जाओगे। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें पता नहीं मैं कितना अकेला हूं। निराश मत होना, लड़ते रहना। अपना यशवंत। रमा, बाबा साहब, हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, तो अब चलें? उसकी आखिरी इच्छा सफेद साड़ी पहनने की थी। बाबा साहब, कथा तो हरी साड़ी पहनाने की है। हाँ। कहिनूर गांव के 400 अछूत मुस्लिम धर्म स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें रोकिए। मैं एक जरूरी घोषणा करने जा रहा हूं योला परिषद में। मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मैं आपको अमेरिका से आए डॉक्टर हेनरी क्रेन से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो डॉक्टर क्रेन। हेलो। ये आपके धर्म परिवर्तन आंदोलन का जायजा लेने आए हैं। और मिस्टर गांधी से वर्धा में पहले मिल चुके हैं। हाँ डॉक्टर अंबेडकर, इस मामले में मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ ईसाई धर्म के पास ही आपके सारे सवालों का जवाब है। अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो सारे ईसाई देश आपके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर को उठाने में मदद करेंगे। और मैं सोचती हूँ किसी भी हिंदुस्तानी को इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि धरती के उत्तराधिकारी गरीब ही होंगे। वैसे आप कौन सी बाइबल पढ़ती हैं मिस ड्रेशर? द होली बाइबल ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही, पर कौन सा एडिशन? आधुनिक संस्करण, किंग जेम्स संस्करण, या उसके भी पहले एलिजाबेथ के जमाने की? मिस ड्रेशर, क्या आपने कभी कमेंट्रीज ऑन द बाइबल पढ़ी है, कुक की लिखी?
उसमें बाइबल का अच्छा विश्लेषण है। हाँ, वो भी पढ़िएगा। लाइफ ऑफ जीसस रना के लिखी हुई और खलील जिब्रान की जीसस द सन ऑफ मैन। इन सब किताबों में आपको क्रिश्चियन धर्म के अलग अलग पहलू नजर आएंगे। डॉक्टर अंबेडकर, हम आपको पूना के मेथोडिस्ट चर्च के मिशन में और वार्षिक समारोह में शामिल होने का हार्दिक आमंत्रण देते हैं। कोशिश करूंगा। बाबा साहब, मुस्लिम भारत आपका और आपके अछूत साथियों का इस्तकबाल करता है और हम वादा करते हैं कि अछूतों को पूरी बराबरी मिलेगी। सियासी, मुआशरती, इक्तिसादी और मजहबी हक भी मिलेंगे। जैसा आप जानते हैं बाबा साहब, हमारा धर्म एक ही भगवान में विश्वास करता है, एक कंकार, और सारे अनुयायियों को एक ही नजर से देखता है। पिछड़ी जाति के धर्म परिवर्तन के मामले में ये आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। महाबोधि सोसाइटी से ये टेलीग्राम आया है। डॉक्टर अंबेडकर, आप और आपके साथियों का बुद्ध धर्म स्वीकारने के लिए हार्दिक स्वागत, जो कि आशिया के बड़े भाग में फैला है। धर्म परिवर्तन करने वालों को हम समान अधिकार देंगे। हम लोगों में किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं है। हमारे कार्यकर्ता आपसे मिलेंगे। हमें सूचना भिजवाई। लगता है कांग्रेस और सरदार आपको इस चुनाव में बर्बाद करने पर तुले हैं। आपने सरदार पटेल का वक्तव्य नहीं पढ़ा? हाँ, हम धर्म बदलेंगे तो सांप्रदायिक समझौते में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए डॉक्टर, मैं यहाँ आपके एक मित्र के नाते नहीं आया। मैं आपके सामने हूँ एक अधिकृत प्रतिनिधि हिंदू महासभा का। हम जानते हैं आपका दृष्टिकोण और आपकी देशभक्ति। हम जानते हैं आप कभी भी मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाएंगे। नहीं, पर आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? मेरी देशभक्ति को आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, और मैं इस देश के इतिहास और संस्कृति को आपसे बेहतर जानता हूं। मेरा मानना है कि हमारे इन दो धर्मों को अपनाने से राजनीतिक और सांस्कृतिक समीकरणों में बुनियादी फेरबदल आ जाएगी डॉक्टर मुंजे। लेकिन इससे हमें क्या मतलब? हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? डॉक्टर, हम अपना पूरा जोर लगा देंगे आपको आरक्षण दिलाने के लिए, भले ही आप सिख धर्म क्यों ना अपना लें। हिंदू महासभा इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध होगी। तुम बहुत चालाक हो बूढ़े ब्राह्मण, घुस बैठिए। प्रिय भावराव, क्या तुमने मेरे धर्म परिवर्तन के फैसले पर डॉक्टर मुंजे की परेशानी गौर की? कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि धर्म परिवर्तन से हमें क्या फायदा होगा। मेरा उन्हें यह जवाब है कि जैसे भारत के लिए स्वराज जरूरी है, वैसे ही अछूतों के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। दोनों का आंतरिक उद्देश्य एक ही है, आजादी की चाह। ये संविधान सभा गंभीरतापूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ हिंदुस्तान को स्वतंत्र गणराज्य और सर्वसत्ता संपन्न घोषित करती है और भविष्य में इसके प्रशासन के लिए संविधान तैयार करने की घोषणा करती है। संक्षेप में मेरे संशोधन का सुझाव है कि इस प्रस्ताव को पास करने का इरादा थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए, ताकि मुस्लिम लीग और हिंदुस्तानी रियासतें भी, अगर वो चाहे तो, इस सभागृह की कार्यवाही में हिस्सा ले सके। अब मैं डॉक्टर अंबेडकर से अपने विचार रखने का आग्रह करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि आज हमारे बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर फूट है। हम में काफी वैचारिक संघर्ष भी है, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं खुद भी ऐसे ही एक वर्ग का नेता हूं। लेकिन महोदय, इसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको यह बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं, बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
तो मिस्टर जिन्हा, पाकिस्तान के मसले पर आपकी राय नहीं बदली। देखिए डॉक्टर आम्बेडकर, आपकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में आपने खुद लिखा है कि हिंदू सोचते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों का ख्वाब है, लेकिन मुसलमान जानते हैं कि पाकिस्तान एक हकीकत है। नहीं मिस्टर जिन्ना, मैं ये दो राष्ट्रों वाली बातों के खिलाफ हूँ। हमें इस देश में रहकर ही अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। अब पाकिस्तान एक सच्चाई है। छुआछूत किसी भी रूप में हो, खत्म कर दी गई है। इस कानून के पालन में असमर्थता दिखाना अपराध माना जाएगा। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। आपको कई परेशानियां हैं बाबा साहब। डायबिटीज, आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस, कई परेशानियां हैं। आपको सावधानी बरतनी होगी बाबा साहब। खैर, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं। ओह, मेरी कलीग से मिलिए, डॉक्टर शारदा कबीर। नमस्ते। ये आपको पथ्य और बाकी बातें समझा देंगे। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ मरीजों को देखना है, मैं अभी आया। जी। आपको इंसुलिन का इंजेक्शन हर रोज लेना होगा। संतुलित खाना और कसरत भी उतनी ही जरूरी है। ये तो बहुत मुश्किल है। सब मुमकिन है, अगर आप लंबी उम्र जीना चाहें तो। आपके लोगों को, देश को आपकी जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं आपके घर आकर आपकी पत्नी को सब समझा दूंगी। मेरी पत्नी को गुजरे 12 साल हो गए हैं डॉक्टर कबीर। आई एम सॉरी। पर कोई तो होगा घर में जो आपकी देखभाल करता हो। नहीं, कोई नहीं। संजोग की बात है कि मिस्टर जयकर ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव कांग्रेस पार्टी चाहती है आप सीट संभालें। आप स्वीकार करेंगे? 20 साल जहर उगलने के बाद कांग्रेस मुझे संविधान सभा का भार सौंपना चाहती है। क्या आपके लोग मुझे चैन से काम करने देंगे? देश आज बहुत ही कठिन परिस्थिति में से गुजर रहा है, उसे आपकी जरूरत है। सारे लोग, यहाँ तक कि सभी राजनीतिक पार्टियां भी नए भारत के निर्माण में सहयोग देंगी। मिस्टर पाटिल, क्या आपने मिस्टर गांधी से राय ली? हाँ, बापू को कोई ऐतराज नहीं। जवाहर ने भी हाँ कह दी और राजेंद्र प्रसाद भी आपके लिए उत्सुक हैं। बहुत खुशी हुई है जानकर। चलिए, आपने भी महसूस किया कि राष्ट्रवादी रहा जा सकता है कांग्रेस में ना रहते हुए भी। आप मंत्रियों की लिस्ट से खुश नहीं हैं बापू? नमस्ते जी। नमस्ते। कानून मंत्री कौन होगा जवाहर? और संविधान की जिम्मेदारी? संविधान के लिए हम दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। दुनिया भर के? इसीलिए तो छोड़ के आए। मेरे ख्याल में स्वतंत्र भारत का संविधान एक शोषित को लिखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, इतिहास ने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है। लगता है मेरे मरने तक इस खून खराबे का बोझ मेरी आत्मा पर बना रहेगा। खैर, काम की बात करें। आप जानते हैं कि आपको मैंने यहां क्यों बुलाया है? मैं चाहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सरकार में आप शामिल हों। आपको मंजूर है? ये सब इस बात पर निर्भर करेगा जवाहरलाल कि कौन सा विभाग मुझे। कानून? वहां काम तो काफी होगा ना? बहुत है, फिक्र मत कीजिए। कई नए कामों को कानूनी जामा पहनाना है। हाँ,
हिंदू कोड बिल जो कि अधूरा पड़ा है, नहीं? उसका फैसला भी हमें जल्दी करना है। मैं खुश हूं, हम साथ काम करेंगे। प्रिय भावराव, हिंदुस्तान आज एक आजाद देश है, मगर क्या वो अपनी आजादी सलामत रख पाएगा? क्या अलग अलग और परस्पर विरोधी विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान को अपनी अपनी जाति और धर्म से ऊपर रख पाएंगी? हमें अपनी आजादी की रक्षा अपने खून की आखिरी बूंद तक करनी चाहिए। कितनी बढ़ गई है आपकी ब्लड शुगर? अब और मीठा नहीं। चाय कौन बनाता है आपके लिए? वो लोग कोशिश करते हैं। ना ना, ये सब और नहीं चलेगा। कोई फल या चावल बिल्कुल मत खाइए, कम से कम 15 दिन। अगले हफ्ते आपका चेकअप करेंगे। दिल्ली में ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग है, मुझे वहां एक हफ्ता रहना पड़ेगा। पता नहीं दिल्ली में आपकी देखभाल कौन करेगा। प्रिय चित्रे, संविधान की रूपरेखा तैयार करने का मेरा काम काफी बढ़ गया है। दूसरी तरफ मेरी सेहत मुझे ज्यादा बोझ लेने से रोकती है। तुम्हारे सुझाव पर कि मैं अपनी सेहत की देखभाल के लिए किसी का आधार लूं, मैंने गौर किया है। मैंने डॉक्टर शारदा कबीर से शादी करने का फैसला किया है। बाबा साहब, बापूजी को किसी ने गोली मार दी जब वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर, पहले आप दस्तखत कीजिए, उसके बाद मैडम करेंगी। अब मैं आप दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूं। अभिनंदन डॉक्टर। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर
कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। यहां आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को ना हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। कांग्रेस के अंदर और बाहर के तमाम गुटों के कड़े विरोध के बावजूद नेहरू उस विवादास्पद हिंदू कोड बिल को पास करने के पूरी तरह पक्ष में हैं, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था और जिसका लक्ष्य महिलाओं की स्थिति सुधारना है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास है कि एक प्रबुद्ध समाज की पहचान उसकी महिलाओं की स्थिति से होती है। हिंदू कोड बिल अपमान है हिंदू धर्म शास्त्र का। यह एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे रूढ़ी परंपराओं और शास्त्रों पर। डॉक्टर अंबेडकर क्या जाने हिंदू धर्म शास्त्र? क्या उन्हें संस्कृत का ज्ञान है? क्या उन्होंने वेद पढ़े हैं? प्रतिशोध के लिए वे हमारे हिंदू धर्म शास्त्र को कानून के धक्के से नष्ट कर देना चाहते हैं। क्या हम एक अछूत को हमारे पवित्र शास्त्र को छूने का अधिकार दे सकते हैं? बताइए आप लोग। नहीं, कभी नहीं। हम खून बहा देंगे। एक गवार, ग्लेट और अछूत उन नियमों का भंग कर रहा है जो सदियों पहले भगवान श्री कृष्ण, भगवान मनु, भगवद गीता और उपनिषदों ने तय किए थे। छुओ मत, छुओ मत। अंबेडकर, अंबेडकर। प्रिय भावराम, हर तरफ से हिंदू कोड बिल का तीव्र विरोध हो रहा है। और हाँ, बुद्ध की मूर्ति जो माडीगेलकर सिद्धार्थ कॉलेज के लिए बना रहे हैं, वो अब लगभग पूरी हो चुकी है। और साथ ही बौद्ध धर्म अपनाने का मेरा निश्चय भी। मैं बचपन से ही बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा हूं। जब मैंने दादा केड़ुस्कर लिखित बुद्ध चरित्र पढ़ा था, जो एक प्रसिद्ध लेखक और पिताजी के मित्र भी थे, उन्होंने यह किताब मुझे भेंट दी थी। जीवन भर मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले और भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म अकेला धर्म है जो 3 सिद्धांतों की शिक्षा देता है: प्रज्ञा, करुणा और समता। बौद्ध धर्म ही विश्व में शोषण का समाधान है। लोग आज किसी तरह बौद्ध धर्म को साम्यवाद के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर साम्यवाद का आधार जबरदस्ती है और बौद्ध धर्म का अहिंसा। बाबा साहब, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से। पढ़ो इसे। आप तो जानते हैं कि हिंदू कोड बिल का काफी विरोध हो रहा है सदन के भीतर और बाहर भी। बेहतरीन इरादों के बावजूद भी ये इस सेशन में पास नहीं हो सकता। मैं आपकी नाउम्मीदी समझ सकता हूँ। यहाँ तक कि शादी और तलाक वाले हिस्से भी आखिरकार टाल देने पड़े। मैं दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है ये। रत्तू, चलो डिक्टेशन लो। काफी समय से मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने की सोच रहा था। सिर्फ हिंदू कोड बिल को अमल में लाने की आशा ने ही मुझे यह निर्णय लेने से रोक रखा था। लेकिन इस बिल की मृत्यु के साथ जब विवाह और तलाक वाला हिस्सा भी खत्म कर दिया, तो मुझे सदन का सदस्य बने रहने में कोई भी औचित्य नहीं दिखता। हिंदू कोड बिल इस देश में समाज सुधार के लिए उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हिंदू समाज के वर्गों के बीच और स्त्री पुरुषों के बीच जो असमानता है, उसे बरकरार रखकर आर्थिक सुधारों के लिए कानून पास करना हमारे संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है और गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है।
विश्वास है कि एक दिन मानवता को बचाने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया बौद्ध धर्म स्वीकार करेगी। वो वचन दिया था कि समय आने पर मैं देश के हित में रास्ता चुनूंगा और मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करके देश को एक महान भेंट दे रहा हूं। ये धर्म भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। लेकिन तब आप अछूतों के लिए मिले हुए आरक्षण और सुविधाओं से वंचित नहीं हो जाएंगे? क्या ब्राह्मण इन आरक्षणों के बदले में अछूत होने के लिए तैयार हैं? हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं आप? आप अपने बाप दादाओं से क्यों नहीं पूछते ये सवाल? हमारी कोशिश अपने मूलभूत मानवाधिकार और आत्मसम्मान पाने की है। पर बुद्ध धर्म में क्यों? क्योंकि बुद्ध का धर्म नैतिकता और आचार नियमों पर आधारित है। इसमें कोई जाति प्रथा नहीं। क्योंकि हिंदू धर्म का सामाजिक उपदेश ही असमानता है, जबकि बुद्ध धर्म का उपदेश समानता है। क्योंकि बुद्ध के उपदेश आधुनिक, बुद्धिसंगत और सदा समकालीन है, कोई कट्टरपन नहीं। वो चाहते हैं कि आपका सोचना और जीना विवेकपूर्ण हो। बुद्ध के अलावा दुनिया के सारे धर्म संस्थापकों ने अपने आप को मसीहा कहा। सिर्फ बुद्ध ही हमेशा मार्गदर्शक बनकर रहे। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरया मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूं, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है। सुनो मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब हिंदू नहीं हूं और अछूत भी नहीं हूं।
मैं एक मुक्त मानव हूं, एक आजाद इंसान जो इस हानिकारक समाज व्यवस्था का गुलाम नहीं। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना शेष जीवन धम्म का प्रचार करने और बुद्ध के प्रकाश को फैलाने में लगाऊंगा। और अब मेरे भाइयों और बहनों, जो बुद्ध द्वारा दिखाए गए प्रकाश की तरफ मेरे साथ अनुसरण करना चाहें, वो खड़े होकर शरण त्रय दोहराएं और मेरे साथ शपथ लें। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 नीति वचनों का पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 नीति वचनों का पालन करूंगा। मैं सारे पशुओं के साथ करुणा का व्यवहार करूंगा। मैं सारे पशुओं के साथ करुणा का व्यवहार करूंगा। मैं सारे मनुष्यों को एक समान समझूंगा। मैं सारे मनुष्यों को एक समान समझूंगा। मैं गौतम बुद्ध के धम्म का स्वीकार करूंगा और अपना पुराना धर्म छोड़ दूंगा, जो मनुष्य जाति की प्रगति में बाधक है और जो मनुष्य को घृणा की नजर से देखता है। मैं गौतम बुद्ध के धम्म का स्वीकार करूंगा और अपना पुराना धर्म छोड़ दूंगा, जो मनुष्य जाति की प्रगति में बाधक है और जो मनुष्य को घृणा की नजर से देखता है। इसके साथ मेरा नया जन्म होगा। इसके साथ मेरा नया जन्म होगा। मैं ना तो हिंदू देवताओं की पूजा करूंगा और ना ही हिंदू कर्मकांडों का पालन। मैं ना तो हिंदू देवताओं की पूजा करूंगा और ना ही हिंदू कर्मकांडों का पालन। आज के बाद जो 3 सिद्धांत बुद्ध ने बताए हैं, प्रज्ञा, सन्मार्ग और करुणा, जीवन भर मेरे कर्मों को दिशा देते रहेंगे। आज के बाद जो 3 सिद्धांत बुद्ध ने बताए हैं, प्रज्ञा, सन्मार्ग और करुणा, जीवन भर मेरे कर्मों को दिशा देते रहेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बेवजह घर से निकलने अदन्नदाना वेरमणि सिक्खपदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खपदं समादियामि। रोड साइड पौधारोपण, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में मरीजों को मिलेगी ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श सुविधा। वेबसाइट के जरिए सरकारी और निजी चिकित्सक देंगे निःशुल्क परामर्श। इसके अलावा उन्हें अस्पताल लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस और लैब आदि की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार ये वेबसाइट एक वर्चुअल अस्पताल की तरह काम करेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस संबंध में मुख्य सचिव को 1 सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोटा में छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से की बात। श्री गहलोत ने कहा कि बच्चों के लिए कोटा में ही सभी व्यवस्था की जा रही है, चिंता की कोई बात नहीं। श्री बघेल ने अभिभावकों से कहा है कि यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो अपने जिला कलेक्टर को अवगत कराएं। राजस्थान सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर 0744232542 जारी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट के जरिए बताया कि वित्त विभाग के शासकीय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 28 करोड़ रुपए का सहयोग किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आभार जताया है। और अब छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 के प्रसार को रोकने सभी जिलों में सर्दी जुकाम संबंधी, श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी के सभी मरीजों का चिकित्सकीय परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। आज मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि 24,38,000 हितग्राहियों को घर जा जाकर रेडी टू ईट फूड का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 3,34,000 हितग्राहियों को सूखा राशन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के दौरान उठाए गए विभागीय कदमों के बारे में प्रेस वार्ता में दी जानकारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रदेश में मनरेगा कार्यों का संचालन लगातार जारी है। जांजगीर चांपा जिले में मनरेगा के 46,000 से अधिक ग्रामीणों को रोजगार मिला हुआ है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों को 3 करोड़ 23 लाख की मजदूरी का भुगतान